try to introduce to you about the world of bioinformatics. Okay. Okay, so on behalf of the Department of Bioinformatics, I welcome you all students. So before going to the details of bioinformatics, let us try to understand the basic concept of biology. And this was the base we must understand. Every bioinformatician must understand. तो ये बेसिक हमारा जो बेटा जो सारा फील्ड है, जो सारा हमारा प्ले ग्राउंड है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, दैट स्टार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन विच इज जनरेटेड फ्रॉम द बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। वो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किस तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं वो आगे जाके हम थोड़ी देर में उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन let me try to discuss something very important which is known as the central dogma of molecular biology. The central dogma of molecular biology is really an exciting concept which was given again by the Watson and Crick, and इसमें हमारे पास बेटा एक बड़ा इंफॉर्मेशन फ्लो है कि कैसे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है हमारी पूरी बॉडी में in any living organism, most of the living organisms. So we have a upper and top, we have a DNA. So DNA is a storehouse of all the information in the body. तो ये डीएनए जो होता है इसका स्ट्रक्चर आगे जाके और भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन इट्स वेरी सिंपल डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, और जो इट्स कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ? बिकॉज जो जिंदगी का सारा कोड है, वो सारे मॉलिक्यूल्स जो भी हमारी बॉडी में बनते हैं, वो सबका कंट्रोल इस डीएनए में होता है। दिस डीएनए कंट्रोल्स एवरीथिंग व्हिच हैपेंस इन दिस बॉडी। दिस डीएनए ये बार बार डबल होता रहता है, अब मल्टीप्लाई करता है, इट गिव राइज टू न्यू सेल्स, और नए सेल्स में दोबारा डीएनए बनता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। यू माइट हैव स्टडीड इन योर लोअर एग्जाम, लोअर क्लासेस, द कांसेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन की डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है। रेप्लिकेशन, दैट्स द एसेंस ऑफ लाइफ। ओके, अब डीएनए जो है इट्स अ वेरी बिगर मॉलिक्यूल। आपको इसकी भी छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जो ह्यूमन जीनोम है which is 3.2 billion base pairs long है, इतना बड़ा डीएनए है हमारे पास, एंड ह्यूमंस में it has been divided into different chromosomes, because बहुत बड़ा है तो नेचर ने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। एंड entire DNA is not needed at a time. हमारे पास सारा डीएनए नहीं चाहिए होता हर टाइम पे। We need specific type of molecules for a specific purpose. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको कि मान लो आपकी बॉडी में कोई वुंड हो गया है, कहीं पर चोट लग गई है, तो यू नीड टू रिपेयर योर स्किन। तो उस टाइम पे यू नीड द प्रोटीन्स और नीड द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मेक दैट रिपेयर। सो वो डीएनए का उतना ही पार्ट जो है वो हमें चाहिए, सारा नहीं चाहिए। मान लो यू हैव बीन इन्फेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है, तो अगर डिजीज की इन्फेक्शन है तो यू नीड द इम्यून सिस्टम, आपका उसी टाइम पे एक्टिव हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए जो डीएनए का पार्ट है वो एक्टिव हो जाता है। दैट पूरा डीएनए नहीं चाहिए। छोटी एज में डेवलपमेंट होती है बच्चे की, तो बच्चे के डेवलपमेंट के साथ चेंजेस आती हैं। मान लो कि छोटा होता है, फिर उसके पार्ट्स ग्रो करते हैं, उसको कुछ देर बाद टीथ आते हैं, ठीक है, कुछ देर बाद हेयर्स उसके चेंजेस आती हैं, और बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आती हैं। तो जैसे जैसे बॉडी में चेंजेस आती हैं उस टाइम पे इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू फंक्शन। तो इसीलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डीएनए बहुत बड़ा है, एंटायर डीएनए हमें हमेशा नहीं चाहिए। तो वो क्या होता है कि जो जो पार्ट हमें डीएनए का चाहिए उतना उतना पार्ट जो है दैट इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू अ मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो बेटा कि आप, देयर में भी एक क्वेश्चन इन योर माइंड कि भाई पूरा डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब क्यों नहीं होता, पार्ट क्यों ट्रांसक्राइब होता है। तो इसकी बड़ी आपको एनालॉजी दूंगा कि मान लो कि यू आर वर्किंग समवेयर और स्टडी, आप बहुत सारी डिग्रीज हासिल कर लेते हो, ठीक है, तो बहुत सारी डिग्रीज आपके पास हैं, लेकिन मान लो कि आपने किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, तो उस इंटरव्यू के लिए या किसी टेस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, तो उस टेस्ट के लिए जो डिग्रीज चाहिए होंगी, आप वही डिग्रीज या वही सर्टिफिकेट आप उसको आगे देते हो, सारे नहीं देते हो, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो डिग्रीज की आप देते हो, आप ओरिजिनल डिग्री नहीं देते, आप उसकी फोटो कॉपीज देते हो। फोटो कॉपीज को एक और वर्ड हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। सो दैट्स वाई यहाँ पर एनालॉजी है कि जो डीएनए आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि नेचर ने एक स्टेप रखा हुआ है
सर आपका माइक म्यूट हो गया। पर्टिकुलर टाइम पे जो आपको पार्ट चाहिए होता है डीएनए का, वही जो है ट्रांसक्राइब होता है, आपको वही डिग्री आप देते हो। और दूसरी बात है कि जो फोटोकॉपी होती है, फोटोकॉपी और ओरिजिन में डिफरेंस डालने के लिए नेचर ने ऐसा किया है कि डीएनए में और आपका मैसेंजर आरएनए चारों में एक सिमिलरिटी है। ये चारों चार बेसिस के बने होते हैं, एटीजीसी। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है कि जो एमआरएनए उसमें टी की बजाय यू होता है, यूरेसिल होता है एज अ बेस। तो that's something to differentiate between the original copy and the photocopy। तो ये प्रोसेस इसीलिए जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसकी कॉपी बनती है, पर्टिकुलर पार्ट की कॉपी बनती है, चाहिए होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ पर जो कॉरेस्पॉन्डेंस है 1:1 है। 1 न्यूक्लियोटाइड के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए का बनता है। 1:1 इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। देन वी गो ऑन टू समथिंग कॉल्ड द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, जो कि एक्चुअल मॉलिक्यूल्स है हमारी मशीनरी के जो काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोटीन्स। तो एमआरएनए से, न्यूक्लियोटाइड से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड ट्रांसलेशन, इसको ट्रांसलेशन का नाम क्यों दिया गया? तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि देखो, जो डीएनए की लैंग्वेज है, दैट्स अ लैंग्वेज ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, ए टी जी सी और ए यू जी सी। लेकिन जो प्रोटीन की लैंग्वेज है, द प्रोटीन का जो वर्ड्स है प्रोटीन का, दैट इज मेड अप ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं 20 अमीनो एसिड्स, सॉरी 20 मॉलिक्यूल्स, 20 अमीनो एसिड्स। तो वो लैंग्वेज डिफरेंट है। आप मान के चलो कि पंजाबी है और यहाँ पर लैंग्वेज डिफरेंट है, जिसको आप एग्जांपल के तौर पर इंग्लिश ले सकते हो। तो एक लैंग्वेज से, द लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज ट्रांसलेटेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ अमीनो एसिड। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। वी आर ट्रांसलेटिंग वन कोड इनटू अनदर। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल था 60s में 70s में, कि कैसे ट्रांसलेशन होती है। इसमें बहुत लोगों का रोल है, नीरलबर्ग, मार्शल नीरलबर्ग का रोल है, और यहाँ पर हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिन्होंने ये पजल सॉल्व की थी कि कैसे 3 लेटर्स कोड, जिसको हम कोडोन बोलते हैं, फ्रॉम mRNA दैट गिव राइज टू अ सिंगल अमीनो एसिड को। So this is called the process of translation। तो ये information flow है। तो why I have stressed on a lot on this particular aspect, because information हर step पे generate हो रही है। DNA का जो sequence है, this is one information। हमारे पास जो डीएनए से एमआरएनए बनता है, दिस अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन की अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब प्रोटीन जो है, इट्स अ 3 डायमेंशनल, इन तीनों मॉलिक्यूल्स का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए का भी स्ट्रक्चर होता है और एमआरएनए का भी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर होता है। तो वी आर जनरेटिंग डेटा एट ईच स्टेप। जो हमारी जो नेचर है, हमारी जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसमें हर स्टेप पे डेटा जनरेट हो रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी नीड टू एनालाइज दिस डेटा, we need to understand this data, we need to manage the data, we need to store this data, we need to manipulate this data, and that's why we need something, a discipline called bioinformatics। That's a basic background why we need bioinformatics, and why and bioinformatics और भी कैसे important हो रही है, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, you will come to know। Okay, so this is the unit of biological information। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पास we have a upper level, we have a DNA made of 4 letters, ATGC, we have a RNA made of 4 letters, लेकिन उसमें T की बजाय क्या होता है, U होता है, यूरासिल होता है। And then we have a protein, a diversity of protein। आप देखो 20 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन you can see the diversity of the protein। वो प्रोटीन आपका हीमोग्लोबिन भी बना रहा है, वही अमीनो एसिड आपके हेयर का केराटिन भी बना रहे हैं, वही जो अमीनो एसिड आपके नेल्स भी बना रहे हैं, वही आपका स्किन भी बना रहे हैं, वही अमीनो एसिड्स आपके हजारों लाखों तरह के अमीनोग्लोबिन्स भी बना रहे हैं, जो आपको इम्यून सिस्टम बनाते हैं पूरा। And such a diversity of molecules, such a wonderful world of information which is generated in biological experiments। Okay, so ये information के इसके अलावा we also have the sugars, और we have very small molecules जो आगे जाके हमारा जो पूरा मेटाबॉलिज्म होता है, जो पूरे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, they also interact with the small molecules। तो चेन ऑफ रिएक्शंस बनती है, जिसको मेटाबॉलिक पाथवेज बोलते हैं। और मेटाबॉलिक पाथवेज के में स्मॉल मॉलिक्यूल्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पर इंफॉर्मेशन तो है ही है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कि कार्बोहाइड्रेट, इन सारे मॉलिक्यूल्स की सिंक्रोनाइजेशन है। इन सारे मॉलिक्यूल एक रिदम में जब काम करते हैं, तो आपका बॉडी जो है बड़े अच्छी तरह से काम करता है। और अगर इनका रिदम टूट जाता है, देन यू हैव अ कंडीशन कॉल्ड द डिजीज कंडीशन।
इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आई विल कोट वन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट की आगे जाके हम उसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको अभी बता देता हूँ कि कैंसर का आपने नाम सुना होगा। तो कैंसर क्या होता है कि कैंसर इज अ डिजीज जिसमें कि आपका नॉर्मल बिहेविंग जो सेल होता है, सेल बड़े नॉर्मली बिहेव करते हैं, बड़े सिस्टमेटिकली बिहेव करते हैं, बड़े पंक्चुअली बिहेव करते हैं। जैसे कुछ बच्चे आज ने पंक्चुअली ज्वाइन किया है ना बच्चों ने आज मीटिंग में, या जो हर मीटिंग में पंक्चुअली ज्वाइन करते हैं, तो हमारे सेल्स भी बड़े पंक्चुअली काम करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी कभी चोट लग जाती है तो स्किन उतनी बनती है, ज्यादा कम नहीं बनती। आपका वाउंड हील होता है वहीं पर होता है, कहीं और नहीं होता। ब्यूटीफुल। आपके जब टीथ आते हैं तो उसी टाइम पे आते हैं, बच्चे के टीथ कच्चे चले जाते हैं, दोबारा आते हैं, उसी टाइम पे आते हैं। फिर एजिंग का प्रोसेस होता है, टाइमिंग है हर चीज की। ब्यूटीफुली ये जो जो काम करता है। लेकिन ये रिदम जो है सेल का, कई बार क्या होता है कि कंट्रोल ऑफ सेल जो होता है, सेल का जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल हो जाता है। क्यों अनकंट्रोल्ड होता है? हमारी जो सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जीन्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। उसमें आज एक और डिटेल में प्रोटीन हम पढ़ने वाले जिसको बोलते हैं P53। P53 कैंसर में सबसे ज्यादा म्यूटेशन जो पाई गई हैं, दैट हैज बीन फाउंड इन द P53 म्यूटेशन। तो इसका नॉर्मल काम क्या है कि ये ट्यूमर हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन हमारी बॉडी का सिस्टम बना हुआ है कि जो चेंजेस को बचाने की कोशिश करता है, चेंजेस अच्छी चेंजेस को रखता है, बुरी चेंजेस को वो डिस्कार्ड करने की कोशिश करता है। तो P53 एक वैरियर है, एक हमारा सेवर है जिसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। वो ट्यूमर कैंसर को सप्रेस करके रखता है। लेकिन समथिंग हैपेंस इन द बॉडी, कुछ भी हो सकता है, वो कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई 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 आपके वाउंड हो सकता है, समथिंग हैपेंस इन द बॉडी कि वो ट्यूमर सप्रेसर जीन जो अपना फंक्शन नहीं अच्छी तरह से करता, उस वजह से यू गॉट सम म्यूटेशंस, और आपका जो कैंसर को रोकने की क्षमता है बॉडी की वो खत्म हो जाती है, एंड यू आर यू नो सब्जेक्टेड टू ट्यूमर्स। तो ये एक प्रोसेस है। तो ये रिदम खराब होना बड़ा, रिदम खराब होके बड़ा काम खराब हो जाता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप, इसीलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं ये डीएनए लेवल पर आती हैं, ये चेंजेस होती हैं वो प्रोटीन लेवल्स पर आती हैं। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देम यूजिंग द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूल, यूजिंग कंप्यूटर्स, यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स कि होता क्या एक्चुअल में। दैट्स व्हाई द एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग्स इज ग्रोइंग वेरी मच। तो रिदम की बात की तो दिस इज अ समरी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा विच इज जनरेटिंग। मैंने जैसे आपको कहा कि डीएनए का सीक्वेंस हो गया, किस ऑर्डर में जो आपके 4 न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आपका आरएनए का सीक्वेंस हो गया, किस ऑर्डर में आपके न्यूक्लियोटाइड लगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका प्रोटीन का अमीनो एसिड का सीक्वेंस हो गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमीनो एसिड या प्रोटीन्स का मैंने जैसे अभी कहा कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका सीक्वेंस लेवल तो होता है, फिर आपका स्ट्रक्चर लेवल, तो हर तरह का डाटा, हर तरह की इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी इन डिटेल। तो इस sequence data भी important है, we have a structural data, then evolutionary data। evolutionary data means how the things are changing with time। जैसे हम कोविड-19 की बात कर लें, आजकल का बड़ा हॉट टॉपिक है। तो कोविड सार्स कोरोना वायरस जो है, देयर आर मैनी डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ देम। बहुत सदियों से वो हमारे बीच में है, लेकिन समथिंग हैपेंस रिसेंटली कि ऐसी म्यूटेशन आ गई है कि जिस वजह से वी आर नॉट एबल टू हैंडल दैट म्यूटेशन, और वो वायरस है वो डेडली एक स्ट्रेन में आ गए जिसको हम बोलते हैं सार्स कोरोना वायरस 2 कोविड-19। तो हाउ द थिंग्स आर इवॉल्विंग विद ईच अदर, इसी तरह से हाउ द प्लांट्स आर इवॉल्विंग, हाउ द ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इवॉल्विंग। तो वो एवोल्यूशन का डाटा होता है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ ग्रेटर पिक्चर। इंटरैक्शन डाटा, प्रोटीन आपस में प्रोटीन कैसे इंटरेक्ट करते हैं, प्रोटीन डीएनए के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, प्रोटीन आरएनए के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, जो प्रोटीन्स है वो ड्रग के साथ, लिगेंड्स के साथ या मेटाबोलाइट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, डीएनए लिगेंड आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारा डाटा दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड देन फाइनली द मेटाबॉलिक पाथवे डेटा, all these data is important। so अगर हम dimensional की बात करें तो we can divide the data into different dimensions। one dimensional data जो कि हमारे पास सीक्वेंस की फॉर्म में होता है, डीएनए सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस, एमआरएनए सीक्वेंस। उसके बाद हमारे पास 2 dimensional डाटा आता है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में, जो कि इन फॉर्म ऑफ इमेजेस एंड ग्राफ्स होता है। देन वी हैव अ 3 dimensional डाटा, हाई रेजोल्यूशन स्ट्रक्चरल डाटा। और उसके बाद वी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा होता है जिसमें माइक्रोएरे डाटा, एनजीएस डाटा एंड सो ऑन।
So we will try to do one dimensional data sequence data से आपको थोड़ा सा परिचय करवाने की कोशिश करेंगे. We will try to introduce some experiments on the three dimensional structure of the protein, high resolution structure data. इनमें हम बहुत ज़्यादा आज काम करने वाले हैं during the workshop, ताकि आपको पता चले कि how the bioinformation works. Okay, so this is an example of the one dimensional data. हम अभी थोड़ी देर पहले DNA का structure पढ़ा था, लेकिन this is actually what happens. This is actually a sequence of DNA. तो A C A A G A T G C C A T T and this is the order. 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है. 4 ही न्यूक्लियोटाइड का DNA बनता है, लेकिन किस ऑर्डर में है that is very important. उसकी लेंथ कितनी है that is also very important. तो दोनों मिलके जो लेंथ as well as order है that actually a key, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. और ये हमारा दूसरा डाटा है, प्रोटीन का डाटा है. तो प्रोटीन 20-2 का बना होता है. तो दिस इज अ सिंपल सीक्वेंस ऑफ द वन डायमेंशनल डाटा ऑफ द प्रोटीन. कैसे प्रोटीन का सीक्वेंस होता है आप देखोगे. डिफरेंट अमीनो एसिड की जो आपस में पोजीशनिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको एग्जांपल्स के तौर पर एक और स्टोरी आपको सुनाऊंगा. आपने पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया. तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि एक चेंज होती है न्यूक्लियोटाइड लेवल पर, सिंगल म्यूटेशन, और उस म्यूटेशन से हमारे पास आगे बनने वाला जो अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाता है. और उस चेंज की वजह से जो हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर की बजाय थोड़ा सा चपटा टाइप हो जाता है. दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स एक्चुअली क्रिएट अ डिजीज व्हिच इज कॉल्ड द सिकल सेल एनीमिया. ऐसी बहुत सारे डिजीजेस हमारे पास एग्जांपल है. जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने p53 की बात की, कैंसर की. तो समथिंग हैपेंस एट द डीएनए लेवल. उसका इफेक्ट जो है प्रोटीन लेवल पर डिजास्टर होता है. वो म्यूटेशन अच्छी नहीं होती. दैट लीड्स टू some functional disturbance in the protein. तो उस disturbance की वजह से जो प्रोटीन है वो अपना काम properly नहीं कर पाता, and we have something called a disease state. Okay, so what type of information we can have from the sequence data कि वो sequence कैसा है, वो sequence के में promoters कौन से. अगर आपने पढ़ा होगा तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि डीएनए बहुत बड़ा है, मैंने आपको कहा, और उसमें कुछ पार्ट जो है वो जब जरूरत होती है वो ट्रांसक्राइब होता है इनटू एमआरएनए. लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये पार्ट है जिससे ट्रांसक्राइब होना है. तो हमारे ये जो ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट है उससे जस्ट पहले स्विचेस होते हैं जिसको हम प्रमोटर्स बोलते हैं या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, बाइंडिंग साइट्स बोलते हैं. दीज आर द रेगुलेटरी सीक्वेंस. जैसे हमारे घर में बहुत सारे लाइट्स के लिए स्विचेस होते हैं. तो अगर पंखा चलाना है तो पंखे का स्विच ऑन कर देते हैं. अगर आपने लाइट चलानी है तो लाइट का स्विच ऑन करते हैं. उसी तरह से नेचर ने एक छोटे छोटे अमाइनो जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो पैटर्न्स हैं वो बनाए हुए हैं जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर्स. इसमें शायद आपने पढ़ा होगा टाटा GC बॉक्स वगैरह थोड़े से पढ़े होंगे, लेकिन there's a diversity of the promoter which work under different conditions. जैसे तो प्लांट है जो बहुत ज्यादा हीट स्ट्रेस में वो ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए हीट स्ट्रेस से लड़ने के लिए उसमें प्रोटीन्स बनते हैं, उनके प्रमोटर्स अलग होते हैं. कोई प्लांट है वो बहुत ज्यादा सैलिनिटी सॉल्ट स्ट्रेस में काम कर रहा है, तो उस सॉल्ट स्ट्रेस में काम करने के लिए उसके बाद जो स्विचेस होते हैं वो अलग स्विचेस होते हैं. सो वी हैव अ स्विच फॉर एवरी थिंग विच इज हैपनिंग इन द बॉडी. तो वो स्विच ऑन कौन करता है, डिफरेंट कंडीशंस ऑन करते हैं. जैसे मैंने अब सुबह बताया आपको थोड़ी देर पहले कि इम्यून सिस्टम आपका एक्टिव हो जाता है जब आपको कोई इन्फेक्शन होती है. तो वो इन्फेक्शन एज अ ट्रिगर काम करती है कि वो स्विच ऑन हो जाता है जिससे इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है. एंड दिस इज हाउ थिंग्स हैपन. सो वन डायमेंशनल डाटा में डीएनए लेवल पर ये वाली इंफॉर्मेशन कि कौन से स्विचेस हैं, कहाँ से डीएनए स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर इंट्रॉन्स कहाँ से हैं, एक्सॉन्स कहाँ से, कोडिंग रीजन कौन से, कैसे उनको ज्वाइन करना है, कैसे उनको कट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर से स्टडी करने की कोशिश करते हैं. लोगों ने बहुत सारा इस पे काम किया हुआ है. वी कैन रिकॉग्नाइज की कौन से जो सीक्वेंस है विच आर स्विचेस हैं, कहाँ से आपका डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, कहाँ से एंड होगी, वो सारी चीजें हम कंप्यूटर्स की मदद से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. सो ये आपकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि हम वी कैन अलाइन द टू सीक्वेंसेस. ये अलाइनमेंट है दो प्रोटीन्स की, और इनमें वी कैन सी द चेंजेस. देयर आर सम ऑफ द पार्ट जहां पर चेंजेस है, जहां पर एक रिलेशन हो चुकी है, यहाँ पर डैश लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर टी से ए चेंज हो चुकी है, यहाँ से डी से ई चेंज हुआ है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ things we can understand using computers कि हम दो सीक्वेंस को अलाइन करके we can study. So this is something which we can get from the one dimensional data information हमें मिलती है. और इसी तरह से इंफॉर्मेशन करते करते दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द क्रोमोसोमल सीक्वेंस. तो ह्यूमन क्रोमोसोम के डिफरेंट बैंड्स हैं. उन क्रोमोसोम में ये जो लाइन छोटे छोटे मार्क्स हैं, ये जो छोटे छोटे आपको
आपको ये जो लेटर्स नजर आ रहे हैं, these are the different proteins which are coded by these particular genes which are coded by this particular part of the chromosome. तो इस तरह से फिर हम धीरे धीरे करके क्रोमोसोम मैप बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम पूरे क्रोमोसोम में कौन सा जीन किस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, वो क्या काम कर रहा है, वो पूरी स्टोरीज लिखने की कोशिश करते हैं। एंड that's also done using the graphical user interface of the computers. Okay, so we can also try to understand, compare different, like we can compare humans with the different humans को human के साथ compare कर सकते हैं। If you can understand कि कोई भी human जो है वो सारे humans हैं, they are 99.9% सेम, और 0.1% जो DNA चेंजेस हैं वो उनमें होती हैं। तो उन्हीं चेंज की वजह से मैं डिफरेंट दिख रहा हूँ, आप डिफरेंट दिख रहे हैं, मेरे अंदर इम्यूनिटी डिफरेंट होगी, आप में डिफरेंट होगी, मेरी फिजिकल जो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आपका डिफरेंट होता है। तो दैट कैन बी हैपन। वी कैन कंपेयर द ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चेंजेस इन दैट, उनमें कौन कौन सी चेंजेस हैं जिनकी वजह से देयर आर सम प्रॉब्लम इफ वी ट्राई टू आंसर। Similarly, we can try to compare whole different genomes. हम राइस का genome जो है इसको किसी और के साथ compare कर सकते हैं। That's what we call the comparative genomics. मैंने आपको ऊपर example दी थी। This was example of comparing only one protein. लेकिन हम पूरे के पूरे जीनोम को, जीनोम में जहाँ पर डेफिनेशन दे दूं कि अगर हम एक जीन की बात करते हैं मैं उसको जीन बोलता हूँ, लेकिन अगर मैं पूरे डीएनए की बात करता हूँ तो उसको जीनोम बोल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक प्रोटीन की बात करता हूँ तो उसको मैं प्रोटीन बोलता हूँ। अगर मैं पूरे प्रोटीन्स इन अ बॉडी की मैं इकट्ठे बात करूँ तो उसको प्रोटियोम बोल देता हूँ मैं। एक मेटाबॉलिक अगर पाथवे या एक मेटाबोलाइट की बात करूँ तो उसको मेटाबोलाइट बोलता हूँ, लेकिन अगर मैं पूरे मेटाबॉलिक पाथवेज को कलेक्टिवली टर्म करूँ तो उसको मैं मेटाबोलोम बोल देता हूँ। इसी तरह अगर दो प्रोटीन की इंटरेक्शन की मैं बात करता हूँ तो उसको मैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन बोलता हूँ, लेकिन अगर मैं सारे प्रोटीन की इंटरेक्शन को स्टडी करने की कोशिश करूँ तो उसको मैं इंटरेक्टोम बोलता हूँ। तो ये ओम 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 जो पीछे लग रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में, बिकॉज हम सिंगल जीन या सिंगल प्रोटीन की स्टडी नहीं करते, हम बहुत सारे प्रोटीन कलेक्टिवली स्टडी करते हैं। ऐसा होता भी है नेचर में कि अकेला एक प्रोटीन किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इट हैज अ कनेक्ट विद मैनी डिफरेंट थिंग्स। तो वो हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो वो इसलिए ओम वर्ड आ गया, जीनोम पूरे जीन्स की बात करें, प्रोटियोम पूरे प्रोटीन्स की बात करें। तो दैट्स नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू अ वर्ल्ड ऑफ ओमिक्स। ओमिक्स, ओम की बात करते हैं हम, वी आर नॉट कंसीडरिंग द सिंगल जीन। ओके, सो टू डिमेंशनल किस तरह का डाटा जनरेट होता है, ये और यू माइट हैव अंडरस्टैंड समथिंग स्टडीड इन योर लोअर एग्जामिनेशन, द लोअर क्लासेस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो इमेज डाटा जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड द टू डिमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस डाटा। दैट्स अ डाटा वी जनरेट इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। सिमिलरली एक पाथवे होता है, मेटाबॉलिक पाथवे, उसकी जो इमेज होती है दैट इज आल्सो टू डिमेंशनल डाटा। सिमिलरली दिस वेरी कॉम्प्लेक्स डाटा जिसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज हमने यहाँ पर किए। तो दिस एग्जांपल ऑफ द ई कोलाई मेटाबॉलिज्म। तो ई कोलाई में डिफरेंट डिफरेंट जो पाथवेज काम करते हैं, अगर उसको कलेक्टिवली देखो तो इस तरह का सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टाइप सा बन जाता है। तो दैट्स एक्चुअली हैपेंस इन आवर बॉडी। तो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ अ टू डिमेंशनल इमेज। एंड थ्री डिमेंशन में वी हैव अ 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जिसमें वी हैव अ अल्फा हेलिसेस, बीटा शीट्स। एक पर्टिकुलर थ्री डिमेंशनल फोल्ड में, थ्री डिमेंशनल पोजीशन में अपने आप को रखते हैं। दैट्स पेक्युलियर फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ अ थ्री डिमेंशनल डाटा। उसके अलावा मैंने जैसे कहा था कि और भी कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप आज की डेट में हम स्टडी करते हैं, जिसमें दिस एग्जांपल ऑफ अ माइक्रो एरे चिप एक्सपेरिमेंट, जिसमें बहुत सारे जीन्स को, हजारों जीन्स को एट अ टाइम स्टडी करते हैं। और जो लाइट्स का कलर बताता है कि कौन से जीन एक्टिव होते हैं, कौन से जीन इनएक्टिव होते हैं। तो दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजिंग कंप्यूटर्स। तो इमेज एनालिसिस भी हम करते हैं कंप्यूटर्स में, थ्री डिमेंशनल डाटा एनालिसिस करते हैं। दैट्स ऑल थिंग्स वी डू इन कंप्यूटर्स। Okay, so we try to understand molecular biology information. तो molecular information में हम try to understand, कुछ क्वेश्चन हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ चीजें भी है, फिर डिफरेंट सीक्वेंस, कई बार ऐसा भी होता है कि सेम सीक्वेंस डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर उनका सिमिलर होता है। कई बार एक ऑर्गेनिज्म में एक ही तरह के बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्यों है, एक जीन कई बार बहुत सारे फंक्शन करता है। दैट्स अगेन अ क्वेश्चन, why it's one gene is doing so many functions. So these are the type of questions we try to answer in biology using bioinformatics. अब मैं आपको लेके जाऊंगा जर्नी
बट बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो अब मैं बात कर रहा हूँ कि डीएनए सीक्वेंस हो गया, उसको अलाइन कर लिया, कंपैरेटिव जीनोमिक्स कर ली हमने, माइक्रो एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो ऐसा नहीं था शुरू में। it was not started, it was a long journey। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की मैंने जैसे डेफिनेशन आपको बताई थी कि बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो दोनों में ग्रोथ हुआ पैरेलली, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स एज अ वेरी 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 रैपिडली ग्रोन अप सब्जेक्ट। तो इसकी शुरुआत मैं कहूँगा कि इट वाज उससे पहले भी लोगों ने काम किया, लेकिन जो मैं एक टर्निंग पॉइंट इस बायोलॉजी का बताऊंगा, न्यू बायोलॉजी इसको कहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स को, दैट हैपेंस इन 1953, जिसमें वाटसन एंड क्रिक ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था 1953 में, जिसमें उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर जो था वो प्रपोज किया था कि कैसा होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। उससे पहले नो वन नोज अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर, बहुत सारे लोग लगे हुए थे इसको करने के, जिसमें नोटेबल नेम्स हैं रोजालिंड फ्रैंकलिन, जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर निकाला था डीएनए का, लेकिन शी ट्राई टू गिव अ स्ट्रक्चर दैट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन वो एक्चुअल में कैसा होता है शी वाज नॉट एबल टू प्रपोज वो इंफॉर्मेशन, लेकिन काम आई वाटसन क्रिक के। तो यहाँ पर एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट करूंगा कि जो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट हैं, बायोइन्फॉर्मेटिशियन, उसको कई लोग उनको कहते हैं कि दे टेक द इंफॉर्मेशन अदर्स, लेकिन द इंफॉर्मेशन जो भी है, जो भी हो, लेकिन उसमें से नॉलेज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंफॉर्मेशन में से नॉलेज नहीं निकालोगे तो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है, दैट्स जस्ट अ डेटा। तो वाटसन क्रिक ने उसी टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, शाहर गैप्स रूल आपने पढ़ा होगा, कि वो बताता था कि जितने एज हैं उतने टीज हैं, जितने जी हैं उतने सीज हैं। वो इंफॉर्मेशन रोजालिंड फ्रैंकलिन की इंफॉर्मेशन और कुछ इंफॉर्मेशन जोड़ के दे प्रपोज द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट्स वाज बिग चेंज इन द बायोलॉजी, एंड वी एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद डीएनए इसी के साथ एक और इसी टाइम पे काम हुआ जहां पर मेंशन नहीं है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम का एक मशीन है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एंड दिस मशीन में हम क्या करते हैं कि डीएनए को एम्पलीफाई कर लेते हैं। हमारे पास छोटा थोड़ा सा डीएनए हो तो हमको बढ़ाकर उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं ताकि हम अच्छे तरह एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो कैरी मुलिस इज अ साइंटिस्ट जिसने पीसीआर मशीन का जो जो डिस्कवरी की थी एंड इन्वेंशन की थी एक्चुअली, और उसका कंसेप्ट वही सेम है जो हमने अभी सेंट्रल डोग्मा पढ़ा कि कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो उसी डीएनए से एमआरएनए बनने के कंसेप्ट को लेकर ही ट्राई टू डीएनए रेप्लिकेशन के कंसेप्ट को लेकर मशीन में उसको इम्प्लीमेंट करके कैरी मुलिस ने पीसीआर रिएक्शन जो जनरेट किया मशीन ने का, दैट्स फॉर अदर बिग डिस्कवरी। उसके बाद सेंगर ने डीएनए का सीक्वेंस, हमने अभी पढ़ा कि एटीजीसी कैसे लगे हुए, लेकिन इट्स नॉट इजी टू सी, हम सीधा नहीं देख सकते कि कैसा लगा हुआ है। इसके लिए वी नीड टू डू अ सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट किया था सेंगर ने, सेंगर डाइडिऑक्सी मेथड। उसके बाद 1960 इसमें के आगे चलते चलते सीक्वेंस अलाइनमेंट का काम शुरू हो गया। डे ऑफ मार्गरेट डे ऑफ ने पहला एक प्रोटीन का डाटाबेस बनाया था जिसको एटलस ऑफ प्रोटीन बताते हैं, जिसको आगे जाके जो प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स नाम का डाटाबेस बना। तो ऐसे चलते चलते हमारा काम, तो यहाँ पर एप्रानेट नाम की एक और है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। तो मैंने जैसे पहले कहा कि बायोलॉजी में भी चेंजेस आ रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, उस टाइम पे कंप्यूटर में भी डेवलपमेंट हो रही थी। तो अगर कंप्यूटर में डेवलपमेंट ना होती, इंटरनेट ना आता, शायद आप जिस वर्ल्ड में हैं उसमें ना होते। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड जो बहुत छोटी होती है आज जो बहुत बड़ी बन चुकी है, तो इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ में चल रही हैं। प्रोटीन डाटा बैंक, तो ये जो मैं बता रहा हूँ पीडीबी जेन बैंक, तो दीज आर द डेटाबेस जो हम डाटा जनरेट करते हैं इतना, तो वो डाटा जो है दैट इज stored into some databases जिसको हम कंप्यूटर डाटाबेस बोलते हैं। तो वो डाटाबेस के बारे में भी आपको पूर्णिमा मैम बताएंगी, लेकिन दिस अ हिंट ऑफ के कैसे डाटा जनरेट हुआ, लगा कि इस डाटा को स्टोर करना चाहिए, कि कहाँ स्टोर करे, बाई चांस उस टाइम पे कंप्यूटर भी आ गया तो कंप्यूटर पे स्टोर करना शुरू कर दिया। उसके बाद और डाटा जनरेट हुआ सेंगर डाइडिऑक्सी मेथड, पीसीआर जैसे मैंने आपको बताया। तो इस इन इन एक्सपेरिमेंट की वजह से, इन डिस्कवरीज की वजह से डाटा जनरेट करना बहुत फास्ट हो गया, एक्सेलरेटेड, and we needed more databases, we need more powerful computers, we needed internet to share the data, so that happens। चलते चलते नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन बना, दैट्स द बिगेस्ट डाटाबेस फ्रॉम यूएस। उसकी नेशनल जो लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएस में, उन्होंने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन बहुत जनरेट हो रही है, बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट आर जनरेटेड वेरी वेरी इंफॉर्मेशन।
बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने नाम इसका रख दिया कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, उनको स्टोर करने के लिए एक सेंटर बना दिया उन्होंने। सिमिलरली ये काम था अमेरिकन का, तो सिमिलरली यूरोपियंस दे क्रिएटेड अ डाटाबेस का स्विस प्रोट डाटाबेस की प्रोटीन्स को कैसे हम स्टोर करें, प्रोटीन इंफॉर्मेशन को। एंड दैट्स चलते चलते वी रीच समथिंग कॉल्ड द ह्यूमन जीनोम इनिशिएटिव। 1919 में एक स्टेप लिया गया, द फर्स्ट बिगेस्ट स्टेप इन द हिस्ट्री, कि कैसे हम पूरे ह्यूमन के डीएनए को सीक्वेंस करें, देखें कि ह्यूमन का डीएनए कैसा दिखता है, हाउ लॉन्ग इट इज, उसमें द ऑर्डर ऑफ बेसिस कैसा है, वो अलग अलग क्रोमोसोम में किस तरह से दे आर डिवाइडेड इनटू। तो ये सारा काम करने के लिए 1990 में ह्यूमन जीनोम इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। और ह्यूमन जीनोम इनिशिएटिव चलते चलते around 10 years, 10 to 12 years to finish the first human genome draft, and this was a landmark। जो ह्यूमन ड्राफ्ट आया तो इट वाज अ फ्लो ऑफ डाटा, कि उसी टाइम पे बहुत सारे लोगों ने जीनोम सीक्वेंस शुरू कर दिए, बहुत सारे जीनोम आने शुरू हो गए, कि सीक्वेंस आने शुरू हो गए। तो देयर वाज अ इंफॉर्मेशन फ्लो, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की वी नीडेड प्रोफेशनल्स जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकें, इंफॉर्मेशन को रीड कर सके, उसको एनालाइज कर सके। So that's how the journey of bioinformatics started. So if you go on this particular slide, so this is an overview of what is bioinformatics। तो bioinformatics सारी फील्ड के साथ रिलेटेड एक फील्ड है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी है। उसको उसके जो डाटा आता है, डाटा इज जनरेटेड बाय द बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। जहां उन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट फिर डाटा आया, उसको फर्दर एनालाइज करके वी क्रिएट अ सेकेंडरी डाटाबेसेस। उसके बाद वी नीड कंप्यूटर्स टू स्टोर डाटा, वी नीड mathematics people from the mathematics background, we need the people from the clinical background to analyze the data, to statistically analyze the data, we need molecular modelers to model the data, and so on। this field is growing। तो ये synchronization में चल रही है, this is a hub between the biologist and the computer scientist, कि कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो, जो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, उसको स्टोर करें। एग्जांपल दूंगा इंफॉर्मेशन स्टोर की, तो कोविड-19 अभी 3-4 महीने पहले से हमारा पीछा कर रहा है, ग्रेट डिजास्टर टू द ह्यूमैनिटी। और कोविड-19 पे इतना काम चल रहा है कि जो कोविड-19 के जीनोम है, तकरीबन 5000 जीनोम जो कोविड-19 के आज की डेट में आ चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज। तो इंडिया में भी तकरीबन 100 के करीब जीनोम जो है कोविड-19 के डिफरेंट वेरिएंट्स, कोई वेरिएंट उन्होंने महाराष्ट्र से लिया है, कोई वेरिएंट उन्होंने पंजाब से लिया है। तो उन सारे के सारे को जीनोम को सीक्वेंस करके दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या इसमें जीनोम में क्या राज छुपे हैं, what are the patterns, what are the different questions we can answer by analyzing these genome। So this is how the field is growing। तो डाटा का वॉल्यूम 19, जैसे मैंने कहा कि 2002 में ह्यूमन जीनोम आया, उससे पहले भी कुछ छोटे छोटे जीनोम आए थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे जीनोम, एक होड़ लग गई जीनोम सीक्वेंस करने की। बहुत सारे बड़े बड़े जीनोम्स, इवन वीट का जीनोम जो कि ह्यूमन जीनोम से तकरीबन 5-7 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, वो भी जीनोम आज सीक्वेंस हो चुका है। उसके अलावा बहुत सारे जीनोम जो है वो सीक्वेंस हो रहे हैं आज की डेट में। तो इसलिए दिस एक्साइटिंग ग्राफ, this I have taken from a GenBank। GenBank is a database which stored the information। तो वो ग्राफ ये बता रहा है कि कैसे ग्रोथ है। आप देखो, जब शुरू हुआ था 1985 की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सीक्वेंस की लेवल की बात कर रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड पे जो मेरा ग्राफ है, तो ये देखो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था, सीक्वेंस आ रहे थे। लेकिन आज की डेट में इंडिविजुअल सीक्वेंस की बजाय यहाँ पर रेड लाइन बता रही है होल जीनोम सीक्वेंस, WGS। तो ये स्टार्ट हुआ 2000 के आसपास, 2002 के आसपास जो ह्यूमन जीनोम आया। उसके बाद इतना ज्यादा ग्रोथ है कि अभी इंडिविजुअल सीक्वेंस जो है वो तकरीबन जो सीक्वेंस होने बहुत कम हो गए हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग टू सीक्वेंस द होल जीनोम। तो जीनोमिक का डाटा है, दैट इज बीइंग एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग द जीनोमिक डाटा। तो ये आपका ग्राफ देखो, तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर ग्रोइंग। और ये आपको ये भी बता रहा है कि जैसे जैसे इतना डाटा ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे इस फील्ड की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ रही है। इसीलिए there is lot of opportunities for research, opportunities for employment in various companies, whether they are pharmaceutical companies, whether they are the genomics company, whether they are the drug designing companies। तो इसीलिए इसका इतना ग्रोथ हो रहा है फील्ड का। तो what we can say now there's a paradigm shift in the biology। तो biology जो है, जो मैंने इंट्रोडक्टरी वेबिनार दिया था उस दिन, उसमें मैंने बताया था कि जो बायोलॉजी आज की डेट में, दिस इज नॉट अ सिंपल बायोलॉजी, this is a big data biology। we are generating a very large amount of data in the biology बहुत complex हो चुकी है। और इसका रीजन मैं बताया कि we are dealing with the complex problems। तो इसीलिए we need to have a complex biology, we need to have
something very important, tools like computational biology and bioinformatics to study the new biology. Biology में कैसे changes आ रही हैं. So there is a paradigm shift in biology. So and we need more bioinformatics with computational biologists. हमें बहुत नए सिस्टम चाहिए. और यहाँ पर ह्यूमन सोर्स की बात कर रहा हूँ कि ये एक साइंटिस्ट की कोट है कि यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट समडे you may need as many computer scientists as biologists in your lab. कि इतना डाटा जनरेट हो रहा है कि एक लैब में जितने बायोलॉजिस्ट हैं उतने आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट या बायोमेट्रिशियन चाहिए ताकि उस डाटा को एनालाइज कर सके. और वह डाटा जनरेट करते जाए उसका फायदा कोई नहीं है अब जब तक आप डाटा को एनालाइज ना करोगे. क्रेग वेंटर में के बारे में आपको थोड़ा बताऊं कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस जब हुआ था शुरू तो ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर नेटवर्क. लेकिन उसके बाद इसने अपनी कंपनी शुरू कर रही है और आज की डेट में बहुत वंडरफुल काम कर रही है. तो क्रेग वेंटर यहाँ पर ये कह रहा है कि इसने इंस्टीट्यूट बनाई जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम रिसर्च. तो इसमें जितने स्टाफ है उससे डबल कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उससे डबल बायोमेट्रिशियंस है. दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस. Okay, so computational biology में we are what now we are trying to do is we are trying to sequence genome. उसमें से कौन-कौन से genome में products निकलते हैं, उनका structure क्या है, उनका function क्या है, वो कौन-कौन से pathway में काम कर रहे हैं, वो कौन-कौन से हमारी body के functions को control कर रहे हैं, वो जो function है वो population level पर कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे population evolve हो रही है और उनका ecosystem में क्या पूरा role है. So that's a chain of reactions. That's what we are trying to study. These complex things we are trying to study nowadays. So this is a high throughput era. High throughput का मतलब है कि data बहुत high level पर generate हो रहा है जिसको हम manage करने की कोशिश कर रहे हैं. So we have a algorithmic challenges, computational challenges, but we have a workforce ready for that. And IT और biology का synergism में already बताया कि जैसे शुरू में भी IT और biology दोनों साथ-साथ में grow हुए हैं, इसी तरह से the things are taking shape. तो ये पूरी जो आपकी एप्लीकेशंस है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो इतना कर रहे हैं हम इसमें एनालिसिस करते हैं दे हैव मेनी एप्लीकेशंस. मे बी दे आर द मेडिकल फील्ड जिसमें हम हेल्थ और डिजीज में क्या डिफरेंस है स्टेट्स में. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कैसे कुछ जेनेटिक डिजीजेस होती हैं उसमें कौन कौन से चेंजेस होती हैं, क्या उनको हम पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं ताकि मान लो कोई बच्चा जो बहुत गलत चेंज के जात पैदा होना है उसको हम रोक सकें उसकी ग्रोथ को. ये हम we are trying to, this is what we are trying to, we have entered into a era which is called era of personal genomics, era of preventive medicines कि हम prevent कैसे कर सकते हैं किसी disease को, हम पहले predict कैसे कर सकते हैं किसी disease को. Similarly, we want to find new drugs and pharmaceutical and biotech industry में बहुत सारे applications हैं. Agriculture में जैसे climate change हो रही है, we need to generate different design different plants. We need to design different recombinants जो disease resistance हो, ऐसे plant जो कि बहुत सारा ज़्यादा जो है गर्मी में काम कर सकें, ऐसे plant जो बहुत सारा salty condition में काम कर सके, ऐसे plant जो जहाँ बहुत सारा drought की समस्या है, पानी की कमी है वहाँ काम कर सकें, या ऐसी crop जिसमें nutrition value और add कर सकें, जिनकी yield बढ़ा सकें ताकि हमारे farming जो sector उनको फायदा हो. So these are the different, ये सारे जितने भी बेटा process हैं they are very complex and very important process of, और इसमें हर process में bioinformatics has been playing a major role in understanding the data and so connecting the different information together ताकि हमारा जो different goals हैं हम उनको reach कर सके. So this is the role bioinformatics is playing. At the end, this is आप data की आप देखो कि COVID-19 portal है European Bioinformatics Institute का, तो they are ये जो आप बता रहे हैं कि कैसे globally pandemic है और किस तरह से globally data generate हो रहा है, उस data को scientists they are trying to understand, and this is a picture we have. And with that I thanks for your patience, for listening to me, for your cooperation, and I hope you are now have some idea of what bioinformatics is, what bioinformatics is doing, why bioinformatics is important. And with this I thanks all of you, and I now invite Purnima to take over the stage and try to give more overview about and live demonstration about different databases and how we can search the data and how we can analyze the data. Thank you very much. Over to Purnima. And if you have any questions, students, you can raise your hand, or you can note the questions. We can have a discussion at the end of the this session. Thank you very much. Purnima? Thank you so much. हाँ जी मैम, यू कैन शेयर योर स्क्रीन. मैंने अपनी स्क्रीन जो है वो बंद कर दी. यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ. Okay.
Thank you so much, sir, for this wonderful introduction of bioinformatics. हाँ जी बच्चे, अब मैं आपको लेके चलूंगी डेटाबेस की तरफ। जैसे सर ने बताया कि डेटाबेस है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो हम स्पेसिफिकली क्यों बायोलॉजिकल डेटाबेसेस यूज करते हैं, पहले कंप्यूटेशनल डेटाबेसेस बने तो बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिक डेटाबेसेस क्यों बने? क्योंकि हमारे पास बायो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है, डाटा टाइप्स हैं, ग्राफिकल है, सीक्वेंस डाटा है और बड़ी तरह का डाटा है, तो स्ट्रक्चरल डाटा है। तो सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक डिफरेंट फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को डिफरेंट टाइप से बनाया गया। तो ये दो तरह के होते हैं, मतलब इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट से, जो लोग आप केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, जोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनका डायरेक्ट जो डाटा है वो डेटाबेस में डाला जाता है एज सच। तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटाबेस। और अगर आप उस डाटा को आप मॉडिफाई करने के लिए करके किसी और एप्लीकेशन के लिए यूज करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटाबेसेस। तो हम दोनों तरह के डेटाबेसेस देखेंगे भी कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट रिसर्च पर्पस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगी एनसीबीआई। जैसे कि सर ने बताया था आपको, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ये यूएस ने डिजाइन किया है, सबसे बड़ा डेटाबेस है जिसमें आपको टोटल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो जीन है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो डेटाबेसेस हैं, चाहे वो पाथवेज हैं। तो इसके लिए आप जैसे गूगल में टाइप करते हैं एनसीबीआई, या आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी इनकी जा सकते हैं www.ncbi.nlm नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन.nih.gov। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इनका होम पेज आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक टूल बार आएगी जिसमें आपको टोटल सारे डेटाबेसेस जो एनसीबीआई के अंडर प्रेजेंट हैं अबाउट डिफरेंट बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, तो आप इस यहाँ से अलग अलग डेटाबेसेस को सर्च कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि आपको बेसिक सबसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस आप देखते हो जैसे ACGT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, तो आपने अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखना चाहते हैं, किसी प्रोटीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाके न्यूक्लियोटाइड को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप उस प्रोटीन या जीन का नाम टाइप करेंगे जिसका भी आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखना चाहते हैं। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन का, जैसे आप सबको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जिनके अंदर भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो लिस्ट आ गई है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर प्रेजेंट है। तो हम इस डाटा को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में असेस कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम नॉर्मल इसको असेस करेंगे तो वो जेन बैंक डेटाबेस, जैसे सर ने बताया था कि जीन बैंक जो एनसीबीआई का एक प्राइमरी डेटाबेस है जो हमें न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जेनबैंक फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका लोकस या एक्सेशन नंबर, जैसे आपका रोल नंबर है जिस नाम से आपको कॉलेज में पहचाना जाता है कि आप इस बच्चे का ये आगे फादर्स नेम है, ये इसका एड्रेस है, ये इसकी क्लास है। तो उसी तरह हर एक डेटाबेस के अंदर भी उनके रोल नंबर्स लाइक एक्सेशन नंबर्स होते हैं जिससे किसी भी जीन या प्रोटीन को हम आगे पहचानते हैं। तो आप इनको डायरेक्टली, अभी तो मैंने आपको किसी कीवर्ड से सर्च करना बताया है, लेकिन अगर आपको एक्सेशन नंबर पता है तो आप उसी एक्सेशन नंबर से उस ऑर्गेनिज्म की या उस जीन की या उस प्रोटीन की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म का है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जैसे आपको पता है फ्रूट फ्लाई, उसकी क्लासिफिकेशन दी गई है फुल। उसके बाद उसके रेफरेंसेस मतलब कौन कौन से ऑथर्स ने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंस पे काम किया है। तो वहां पे हमारे पास लंबी लिस्ट है जिन्होंने काम किया है, जैसे दूसरा टाइटल आ गया, उसके बाद उनके ऑथर्स आ गए, जर्नल का नाम आ गया, कौन से पेजेस पे ये पेपर पब्लिश हुआ है, और उसके बाद आ गया आपका पबमेड। पबमेड क्या है बेटा, ये एक तरह की लाइब्रेरी है
जैसे हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, स्कूल्स में लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन असेस कर सकते हैं और रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ पे एक आपकी ऑनलाइन लाइब्रेरी है जिसमें आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ही नहीं, और भी दूसरी फील्ड जैसे आपकी बायोटेक है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी है, जोलॉजी है, केमिस्ट्री है, सबके रिगार्डिंग जो पेपर है डिफरेंट डिफरेंट जो है रिसर्च के, वो आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको आगे खोल के दिखाऊंगी पर्टिकुलर पबमेड की अलग साइट। अभी मैं फिलहाल आपको सीक्वेंस की तरफ लेके चलती हूँ। इसी तरह ये सारा इसी सीक्वेंस जिन जिन लोगों ने काम किया है उनके कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, पबमेड में उनका आईडी क्या है, ऑथर्स के नाम है, टाइटल है, और बिल्कुल नीचे जब हम लास्ट में जाएंगे तो हमारे पास सीक्वेंस आएगा। हाँ जी, ये जो ओरिजिन वर्ड है यहाँ से हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होता है। ओके, तो जैसे ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और डीएनए सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको लेटर्स कौन सी मिलेंगी? ए सी जी टी। तो यहाँ पे सारे सीक्वेंस में आपको ए सी जी टी ही मिलेगा। और अगर आप आरएनए सीक्वेंस देखेंगे तो टी की जगह पे आपको क्या मिलेगा? यूरासिल, थायमिन की जगह पे। तो जहां पे भी डबल स्लैश आएगा तो ये सीक्वेंस आपका खत्म हो गया है। तो ये आपका सबसे पहला नॉर्मल फॉर्मेट है जो हम स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि इस फॉर्मेट में आप इंफॉर्मेशन असेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसी इंफॉर्मेशन को आपने यूज करना है किसी और एप्लीकेशन के लिए, तो उसके लिए हम इसका फास्टा फॉर्मेट यूज करते हैं। फास्टा फॉर्मेट में क्या होता है, जैसे वहां तो आपको पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की या ऑथर्स की इंफॉर्मेशन दी गई थी कि कौन कौन से लोगों ने इस पे काम किया है, कौन से ऑर्गेनिज्म पे काम हुआ है, कौन सी लैब में काम हुआ है। यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन एक ही लाइन में ये खत्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन लाइन, जिसमें सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है कि ये ड्रोसोफिला के ग्लोबिन 1 जो चेन है हीमोग्लोबिन की, उसका सीक्वेंस है, ये उसका एक्सेशन नंबर है और ये mRNA सीक्वेंस है। तो यहाँ से वो कैपिटल लेटर से वो सीक्वेंस आपका जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड फास्टा फॉर्मेट। और इसी फॉर्मेट को हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं अलग अलग चीजों को परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे प्रोटीन का भी खोल के दिखाती हूँ। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे प्रोटीन टाइप किया और हीमोग्लोबिन टाइप किया। तो यहाँ पे अब आपका जो है वो सीक्वेंस, वहां बेस पेयर आ रहे थे, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है? अमाइनो एसिड सीक्वेंस। ये देखिए, उसी तरह मैं ड्रोसोफिला का ही ग्लोबिन 1 का आपको प्रोटीन सीक्वेंस खोल के दिखाती हूँ। अगर जैसे वहां पे हमने जेन बैंक खोला था, तो यहाँ पे उसको कहा गया है जेन पेप्ट। तो यहाँ पे आपको प्रोटीन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ जी, उसी तरह है लोकस, एक्सेशन नंबर, सोर्स क्या है इसका, ड्रोसोफिला, उसकी क्लासिफिकेशन, उसी तरह पेपर्स सारे दिए जाएंगे, टाइटल्स, ऑथर्स के नाम, जर्नल्स के नाम। नीचे आपको अभी देखिए वो सीक्वेंस आपका कोडिंग के बाद, जैसे आपका जेनेटिक कोड होता है 3 लेटर्स कोड के बाद वो अमाइनो एसिड कोड करता है, तो हमारे पास वो जो सीक्वेंस था अब वो 3 लेटर कोडोन के बाद हमारे पास सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड कोड में आ गया है। तो वो आपके जो है टोटल 153 अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये आपका क्या है? प्रोटीन सीक्वेंस। तो इसलिए अगर आपने किसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे काम करना है तो आप जेनबैंक से सीक्वेंस उठाएंगे, और अगर आपने प्रोटीन सीक्वेंस पे काम करना है तो आप जेनपेप्ट से सीक्वेंस उठाएंगे, और इसी को फिर हम अपना फास्टा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ऊपर जाके। देखिए ये फास्टा फॉर्मेट में, सिंपल फॉर्मेट में आ गया। इसको आप जिस भी एप्लीकेशन में डाल के यूज करना चाहते हैं, तो हम आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इन सीक्वेंसेस को यूज करते हैं। अब दूसरा आ गया आपको जो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, सेकंड पबमेड। जैसे कोई भी आर्टिकल हम खोल के देखना चाहते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन के
ड्रोसोफिला के हीमोग्लोबिन पे कौन कौन से लोगों ने काम किया था और ये क्या उन्होंने पेपर सबमिट किया है। तो ये देखिए, तो ये उसका पेपर का टाइटल आ गया, जीन मॉडल एनोटेशन फॉर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इम्पैक्ट ऑफ हाई थ्रूपुट डाटा। साथ में उनके ऑथर्स, जैसे आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करते हैं तो उसी तरह आप एनसीबीआई में पबमेड पे जाके भी जो भी आर्टिकल अपने इंटरेस्ट का, जैसे आजकल कोविड-19 पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो लोग डायरेक्ट यहाँ पे आपको ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स साइंटिस्ट के मिलेंगे। और अगर आप कंप्लीट पेपर, जैसे आपको यहाँ पे पबमेड में उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट दिखाया है, तो आप इसका फुल पीएमसी आर्टिकल भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट पेपर पढ़ने के लिए मिल सकता है। हाँ जी, देखिए, और एब्स्ट्रैक्ट है, उसके बाद आपको कंप्लीट ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आप चाहे कोई भी अपना बायो का टॉपिक है, बॉटनी का टॉपिक है, ज़ूलॉजी का टॉपिक है, केमिस्ट्री का, जो भी बायो के साथ रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उनको आप पबमेड में जाके कोई किसी भी डिजीज के बारे में, जैसे आप कैंसर पे कुछ पढ़ना चाहते हैं, हाँ जी, तो लेटेस्ट जो पेपर आपको मिलेंगे, तो ये सारे आर्टिकल्स जो कैंसर पे हैं, इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स को, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट क्या होता है बेटा, कि हम सीक्वेंसेस को आपस में कंपेयर करवाते हैं कि कौन सा सीक्वेंस या कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके साथ कितना रिलेट करता है। तो उसको आप न्यूक्लियोटाइड के बेस लेके भी कंपेयर कर सकते हैं और प्रोटीन का सीक्वेंस लेके भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो टूल है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्ट। ये टूल है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। तो यहाँ पे आप सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हो। यहाँ पे ऑलरेडी ये टूल है एनसीबीआई का ही। एनसीबीआई के अंदर जितना भी डेटाबेस में डाटा पड़ा है, उसके साथ आपका जो क्वेरी सीक्वेंस आप इसमें डालोगे, वो सीक्वेंस कंपेयर होगा। अभी मैं आपको जो ब्लास्ट करके दिखाने वाली हूँ, वो कोविड-19 का जो वुहान जीनोम का सबसे पहला सीक्वेंस हुआ, और उसके बाद जैसे सर ने बताया कि 5000 और अलग अलग सीक्वेंस हो चुके हैं जीनोम्स, अलग अलग स्ट्रेन्स के, अलग अलग कंट्रीज ने उनके ऊपर काम किया है। तो उन सीक्वेंसेस को आप अपने इस पर्टिकुलर एक सीक्वेंस के साथ कंपेयर करा सकते हैं कि इनके अंदर कितना का डिफरेंस है, कितना बेस पेयर का डिफरेंस है, उसमें कितने ज्यादा बेस पेयर, उसमें कितने कम बेस पेयर हैं, या कौन सा बेस पेयर चेंज हुआ है जिसकी वजह से उसके स्ट्रेन में डिफरेंस आया है। हाँ जी, तो ये आपका ब्लास्ट है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। इसमें 4 तरह के ब्लास्ट हम लोग करते हैं। सिंपल जो सबसे ब्लास्ट है, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट एंड प्रोटीन ब्लास्ट, जिसमें हम डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की क्वेरी डाल सकते हैं, और प्रोटीन ब्लास्ट में हम डायरेक्ट प्रोटीन या अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस हम एनसीबीआई में देखते हैं उसको आप डाल सकते हो। और एनसीबीआई में जितने भी प्रोटीन के डेटाबेसेस हैं या न्यूक्लियोटाइड के डेटाबेसेस हैं, उनके साथ आपका वो सीक्वेंस कंपेयर होता है और आपको बताता है कि कैसे वो दूसरे सीक्वेंसेस आपके उस क्वेरी सीक्वेंस से डिफरेंट है। जैसे आप इसको हम क्यों करते हैं, ये जो अलाइनमेंट वाला पार्ट है, एक तो है जैसे सर ने बताया कि एवोल्यूशन के लिए, कि ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ड्रोसोफिला के हीमोग्लोबिन से कितना डिफरेंस है, या किसी और बैक्टीरिया के या किसी और प्लांट के अंदर भी अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो उनके हीमोग्लोबिन से उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, उस चीज को आप चेक कर सकते हो। और एवोल्यूशन के कंसेप्ट्स को हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, आपस में रिलेशंस देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म के। और दूसरा है कि जैसे हम लोग कोई भी रिसर्च करते हैं किसी मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी भी प्लांट की
या एनिमल के अंदर कोई पर्टिकुलर जीन है जो एक पर्टिकुलर मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हम देखना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जीन या प्रोटीन और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रेजेंट है, जिसको हम अपनी रिसर्च के या मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो तब हम इन टूल्स को यूज करते हैं कि सेम जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, प्लांट, माइक्रोबैक्टीरियम या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर या प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम अपने आगे मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये बेटा होम पेज है ब्लास्ट का। मैंने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पे क्लिक किया है। मैंने ऑलरेडी जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसका निकाला हुआ है। ये देखिए, मैंने जेनबैंक से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसका निकाला हुआ है। आप डायरेक्ट एक्सेशन नंबर को भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप सीक्वेंस जैसे इन्होंने फास्टा सीक्वेंस बताया हुआ है, तो हम डायरेक्ट फास्टा फॉर्मेट वाला जो सीक्वेंस डाउनलोड करके उसको भी पेस्ट कर सकते हैं और एक्सेशन नंबर भी पेस्ट कर सकते हैं। अब उन्होंने डेटाबेसेस दिया हुआ है कि अलग अलग डेटाबेसेस हैं जिनके साथ जो एनसीबीआई के अंडर प्रेजेंट है, तो आप अपना सीक्वेंस किन के साथ कंपेयर करवाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने रेफरेंस सीक्वेंस पे क्लिक किया कि मैं अपना जो है वो रेफरेंस सीक्वेंसेस, आरएनए सीक्वेंसेस के साथ ये सीक्वेंस को कंपेयर करवाना चाहती हूँ, और आगे ऑप्शन दी हुई है कि हाईली सिमिलर चाहिए या थोड़े बहुत हम डिसिमिलर सीक्वेंस चेक कर सकते हैं, या लिटिल बिट जो बहुत कम सिमिलर हैं उनके साथ भी हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया। हाँ जी, ये बेटा हमारे पास समरी आ गई है कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये हमारी क्वेरी आईडी थी जो हमने ब्लास्ट के अंदर परफॉर्म किया था न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट इसके साथ, उसकी क्वेरी की लेंथ क्या है, 29903 बेस पेयर हैं टोटल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इसके अंदर जिसको कंपेयर किया गया है, और ये हमारे पास जो है वो लिस्ट आई है। जब हम इसको एक को क्लिक करके देखेंगे तो अब इसमें वो हमें शो कर रहा है, ये हमारा क्वेरी सीक्वेंस है जो हमने सबमिट किया था और ये उन्होंने डेटाबेस से लिया है। तो ये उन्होंने फुल जो है 29903 जो बेस पेयर थे उन टोटल सीक्वेंसेस को कंपेयर करवाया है। इस तरह स्टार्टिंग में जो आपको सीक्वेंसेस मिलेंगे वो कुछ आपको 100%, 99 सिमिलर, 99%, 99.8%, 7%, इस तरह काफी सिमिलर सीक्वेंसेस मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो आपको जो वो सीक्वेंसेस हैं उनकी सिमिलैरिटी कम वाले भी सीक्वेंसेस आपको मिलेंगे। हाँ जी, ये तो बेटा हमने ब्लास्ट करवाया जो था
कि मैंने रेफरेंस डेटाबेस कोई भी उठा लिया। अब एनसीबीआई वालों ने एक स्पेसिफिक कोरोना वायरस का ही डेटाबेस बनाया हुआ है। जैसे ये बताया हुआ है सर्च कोरोना बीटा कोरोना वायरस, क्योंकि हमारा जो कोविड-19 है या सार्स कोवी 2 है, इसकी अलग अलग अल्फा बीटा गामा ये अलग अलग जो है इनके जेनर हैं। तो ये जो कोविड 2 है सार्स कोवी 2, ये हमारा बीटा कोरोना वायरस जेनरा के अंडर आता है। तो अगर हम इसके थ्रू इसको सर्च करेंगे तो हमें वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर जितने भी कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंस हुए हैं तो उनको वो दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए आ गया बीटा कोरोना वायरस जेन बैंक। तो अब ये के साथ उसको हमारे सीक्वेंस को कंपेयर करेगा। हाँ जी, अब इसमें आपके पास अराउंड जो है वो 100 एंट्रीज आ गई हैं। ये देखिए, और इस तरफ आप देखेंगे तो इनका स्कोर दिया हुआ है। मैं ऊपर से आपको बताती हूँ। जैसे ये मैक्सिमम स्कोर है इसका कि टोटल आपके जो है कितना, फर्स्ट जो सीक्वेंस है वो 100% ही क्वेरी को उसने कवर किया, और उसकी ई वैल्यू होता है एक्सपेक्टेड, मतलब हम मिनिमम कितनी एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि हमारा सीक्वेंस सिमिलर होगा। तो ई वैल्यू वो चीज है कि हम जितना मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे उतना हमारी जो सिमिलैरिटी है वो ज्यादा अच्छी होगी। इसके बाद आपका बिट स्कोर आता है या आइडेंटिटी आती है। तो आपके जो स्टार्टिंग वाले सीक्वेंस आप चेक करो कि 100% दिखा रहा है उसमें। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो 99% 99, 99% 99 और 99% 98। तो ये सारे जो हैं वो कोविड-19 के ही सीक्वेंसेस हैं जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो CHN है तो ये चाइना का है, फ्रांस का है ये सीक्वेंस, ये US का है, ठीक है। तो इस तरह ये टोक्यो का है, जापान का। तो आपके पास अलग अलग कंट्रीज के सीक्वेंसेस आ गए हैं जो हमने, जिसको वुहान जीनोम जो था चाइना का, जो फर्स्ट कंप्लीट जीनोम हुआ था उसके साथ हमने इसको कंपेयर किया है। तो इस तरह आप, ये तो मैंने आपको एक जस्ट जो आजकल चल रहा है कोविड-19 का, इसके अलावा आप कोई भी प्रोटीन प्लांट की प्रॉपर्टी को कंपेयर करवाना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर जीन को कंपेयर करवाना चाहते हैं जिसको आप अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं, तो ये टूल आप उन सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक जैसे 99% वाला खोल के दिखाती हूँ। ऊपर तो 100% सिमिलैरिटी वाला जैसे आ रहा है, उसमें आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। 99 में देखते हैं कि कितना इन्होंने, हाँ जी, यहाँ पे जैसे आपका वो दे रहा 29903 ही था बेस पेयर जो हमारे थे, और इस सीक्वेंस के अंदर भी 29903 बेस पेयर ही प्रेजेंट है, और एग्जैक्ट सारे के सारे बेस पेयर आपस में मैच कर रहे हैं, इसलिए इसकी आइडेंटिटी जो है वो 100% शो कर रहा है। हाँ जी, इसके बाद अब हम, जैसे मैंने ये तो बताया कि आप दो सीक्वेंसेस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ब्लास्ट यूज करते हैं। तो उसके आगे नेक्स्ट हमारा टूल आता है जैसे मल्टीपल अलाइनमेंट, मतलब आप मल्टीपल सीक्वेंसेस को, जैसे एक प्लांट का ले लिया, एक एनिमल का ले लिया,
एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ले लिया, तो उनको जब आप कंपेयर करवाना चाहते हो, डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, वो किसी डेटाबेस से कंपेयर नहीं होंगे, वो सीक्वेंसेस आप आपस में उनको कंपेयर करवाओगे, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो उसके लिए हम जो टूल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड क्लस्टर डब्ल्यू। तो पहले हम क्या करते हैं कि उसके लिए एनसीबीआई से सीक्वेंस लेंगे। मैंने ऑलरेडी जो था अपना सीक्वेंसेस लिए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ हीमोग्लोबिन के। हाँ जी, तो मैंने ये फास्टा फॉर्मेट में ही ये फाइल डाउनलोड की हुई है। जैसे मैंने ये हीमोग्लोबिन का सीक्वेंस कैजुरिना का लिया, एक क्रिनोमस का लिया, एक गेडस का लिया, तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हीमोग्लोबिन सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो ये आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये फास्टा फॉर्मेट के अंदर है। ये जो फर्स्ट लाइन है इंट्रोडक्शन की सबके अंदर, तो इस सीक्वेंसेस को हम अपने क्लस्टर डब्ल्यू में या क्लस्टर ओमेगा में डाल के मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी, ये आपका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल आ गया क्लस्टर डब्ल्यू। तो इसमें आपका जो है वो आउटपुट आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि हमें अलग अलग अलाइनमेंट फॉर्मेट होते हैं जिसको आप उस डाटा को आप यूज करते हो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस यानी कि ट्रीज बनाने के लिए, कि हम उस इंफॉर्मेशन को एक ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि एक के बाद एक कौन किसके ज्यादा करीब है, लाइंस के थ्रू, नोड्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट करेंगे उस ट्री को। तो उसके लिए आपके पास अलग अलग फॉर्मेट हैं जिनको आप यूज कर सकते हो दूसरे टूल्स के अंदर, कि हम ये जो डाटा है, ये जो आउटपुट है, ये इस फॉर्मेट में आए जिसको आप नेक्स्ट टूल में यूज कर सको। तो आपको जो भी टूल आगे यूज करना हो तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए हैं जिसमें आप ट्री डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने ब्लास्ट के अंदर फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस डाला था, उसी तरह यहाँ पे भी हम फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस डाल सकते हैं। जैसे मैं फाइल चूज करती हूँ, यहाँ पे चूज की ऑप्शन भी, आप डायरेक्ट यहाँ पे एनसीबीआई से पेस्ट भी कर सकते हैं सीक्वेंसेस, एक के बाद एक नेक्स्ट लाइन में आपको इसके अंदर पेस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल पहले से ली हुई थी, तो मैं हीमोग्लोबिन की वो फाइल यहाँ पे ओपन करती हूँ। हाँ जी, तो अब मेरी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है hemoglobin.docx डॉक्स। तो अब मैं इसकी मल्टीपल अलाइनमेंट परफॉर्म करूंगी। उसमें कुछ करेक्टर एक्स्ट्रा आ गए, मैं 1 मिनट उसको ठीक करके फिर आपको बताती हूँ। हाँ जी, तब तक हरप्रीत सर आप इनको थोड़ा सा बताएंगे, मैं उस फाइल को ठीक करके इनको वापस मल्टीपल अलाइनमेंट जो है वो परफॉर्म करके दिखाती हूँ। Hello, thank you Purnima for making students aware of what we can do on bioinformatics. You have shown a very basic search, और सर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको सर्च करना आना चाहिए क्योंकि तभी आप डाटा ले सकते हो। मैं यहाँ पर एक बड़ी अच्छी आपको बताना चाहता हूँ बेटा, जैसे आप डिफरेंट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो जो बॉटनी वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं, दे वर्क ऑन प्लांट, तो वो प्लांट के लिए दे विल गो फॉर सम गार्डन या किसी फील्ड में जाएंगे, एग्रीकल्चर फील्ड में, वहां से सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद दे विल ट्राई टू उसको सैंपल को एनालाइज करेंगे डिफरेंट अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली। सिमिलरली जो जोलॉजी वाले हैं, दे विल हैव सम एनिमल डेटा, इंसेक्ट को पकड़ेंगे, इंसेक्ट का डिसेक्शन करेंगे। आज का डिसेक्शन बैन है, लेकिन जो भी एक्सपेरिमेंट वो कर सकते हैं। जहाँ जो आपके और बायोलॉजिस्ट है, दे वर्क ऑन देयर ओन मटेरियल। हमारा जो मटेरियल है बेटा, हमारा जो फील्ड है, हमारा जो
जो बोटानिकल गार्डन है, वो ये डाटाबेसेस हैं। हमारा जो रॉ मटेरियल, जो डाटा जिसके साथ हम काम करते हैं, वो डाटा स्टोर्ड इन दिस डाटाबेसेस। एनसीबीआई, जैसे मैम ने अभी आपको एनसीबीआई में बताया कि कैसे हम एनसीबीआई पे डाटा जो है वो प्रॉपर्ली सर्च कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू सर्च डेटा। और इसी तरह से जैसे मान लो कि आप बाग में भी जा रहे हो, गार्डन में भी जा रहे हो, तो आप कौन से प्लांट पे काम कर रहे हो। मान लो कोई बोटानिस्ट है जो वो सिट्रस पे काम कर रहा है, तो वो सिट्रस का प्लांट लेगा, ठीक है। और जो बोटानिस्ट है अपना मान लो कोई कोई मैंगो पे काम कर रहा है, तो मैंगो का प्लांट लेगा। तो दैट्स इज डाटा। इसी तरह से आप जिस चीज पे काम कर रहे हो बेटा, आप उस तरह का डाटा आप करोगे। जैसे अभी आपको मैम ने हीमोग्लोबिन का सीक्वेंस बताया कैसे सर्च करना है, तो आप हीमोग्लोबिन का डाटा लोगे। और हीमोग्लोबिन कौन सा चाहिए, मान लो यू आर वर्किंग ऑन अ ह्यूमन हीमोग्लोबिन, तो आप अपनी सर्च को और एडवांस जाके यू कैन गो फॉर ओनली ह्यूमन हीमोग्लोबिन, प्रोटीन्स या डीएनए, जो भी आप डाटा जहां से स्टोर कर सकते हो। इसी तरह से मान लो कि आज की डेट में समवन इज इंटरेस्टेड इन वुहान, जो कोरोना वायरस जिनोम में काम करना चाहता है, तो वो कोरोना वायरस के जिनोम के डाटाबेस को सर्च करेगा, उस वो डाटा लेगा। तो दैट विल बी अ रॉ मटेरियल। हमारा जो रॉ मटेरियल है बेटा, डाटा होता है। हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर या डाटाबेसेस होते हैं, और हमारा जो रिजल्ट होता है, दैट्स अगेन अ डेटा। और हम उसको इंटरप्रेट करते हैं ब्यूटीफुली, ताकि हम अलग अलग काम कर सकें। और डाटा डाटा दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स इज एक्चुअली अ डेटा साइंस फॉर बायोलॉजी। तो मैम का रिजल्ट आ गया है। मैम आप शो करते जाए, आई विल एक्सप्लेन द रिजल्ट। थोड़ा नीचे करें। सो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द अलाइनमेंट। ये आप नीचे आए और थोड़ा सा, हाँ, तो ये आप देखो हमने कुछ सीक्वेंस को अलाइन किया। तो अलाइन करने का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मान लो इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन की दो सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस है मेरा डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है, दूसरा प्रोटीन है डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। मान लो यू वांट टू कंपेयर, जो है यहाँ पर फिर एग्जांपल लूंगा मैं P53 की। मान लो आपने P53 प्रोटीन लिया एक नॉर्मल पेशेंट से, और P53 लिया एक जिसको कैंसर है। यू वांट टू सी कि क्या P53 में किस तरह की म्यूटेशन है कि जिस वजह से इसको कैंसर है। यू कैन कंपेयर, यू कैन अलाइन देम अकॉर्डिंगली। अब आप देखना चाहते हो कि पूरी पॉपुलेशन में वो म्यूटेशन किस तरह से है, उन म्यूटेशंस में से कौन सी म्यूटेशन है जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है पॉपुलेशन में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो नहीं, आपको बहुत सारे सीक्वेंस को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए वी नीड टूल्स लाइक मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। तो मैम ये मैम की जो एग्जांपल है यहाँ पर, दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ शोइंग द मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बहुत सीक्वेंस अलाइंड है, और अलाइन करके वो यहाँ पर बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन, जैसे स्टार है, स्टार बताता है कि पूरी लाइन सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिंगल डॉट, डबल डॉट ये बताता है कि चेंजेस हैं, लेकिन सिमिलर टाइप चेंजेस हैं। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसका मतलब है यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं विच मे बी डेल्टेरियस, और यहाँ पर कोई गैप आ रहा है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अलाइनमेंट। तो इस अलाइनमेंट को लेकर वी कैन ट्राई टू जनरेट अ ट्री आल्सो। जैसे मैंने कहा कि एवोल्यूशनल स्टडी कर सकते हैं, तो वी कैन स्टडी एवोल्यूशन आल्सो, ठीक है। तो एवोल्यूशन का मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पर। मैम ने जैसे जिसकी हीमोग्लोबिन की ली एग्जांपल, वी कैन हैव अनदर एग्जांपल। तो हमारा थोड़े दिन पहले एक पेपर आया था, so we have done some study on a type of proteins called cyclophilanes, तो उस पे हमारा काम था। तो ये एक और प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है जहाँ पे PPR1 प्रोटीन्स पे हम काम कर रहे हैं। तो दिस इज अ ट्री, दिस टाइप ऑफ ट्री वी जनरेट। अब ये ट्री में क्या दिख रहा है आपको, देखो ये नोड्स पे, एजेस पे जो नाम दिख रहे हैं, दीज आर नाम ऑफ द प्रोटीन। ये PR1 प्रोटीन है जो कि हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से लिया है। कोई राइस से लिया है, कोई हमने रैबिडोप्सिस से लिया है, कोई व्हीट से लिया है, कोई सोयाबीन से लिया है, एंड कोई टोमेटो से लिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट, और इनमें से ये बता रहा है कि कौन कौन से ज्यादा कैसे कैसे क्लस्टर्ड हैं। ये जैसे ये वाला एग्जांपल है ESPR1 और LSPR1, तो दे आपस में क्लस्टर्ड है, बिल्कुल करीब है। इसका मतलब है एवोल्यूशन में दे माइट बी कंजर्व्ड अमंग देमसेल्व्स। तो इस तरह का ट्री आता है। तो ये जो ट्री, जो सॉफ्टवेयर आप देखोगे, इसकी क्या खासियत है, इस ट्री को मैं और बढ़िया रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। आई कैन व्यू दिस ट्री इन अ सर्कुलर मैनर। सो देखो सर्कुलर मैनर, इस तरह की इमेजेस यू माइट हैव सीन इन सम पेपर्स और आर्टिकल्स। तो दिस तरह की इमेजेस हम जनरेट कर सकते हैं। वी कैन, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर है, वी कैन जनरेट द कलर कॉम्बिनेशन। आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, हम डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। हमें फॉन्ट स्टाइल जो है उसका साइज चेंज करना है, फॉन्ट का कम करना है, ज्यादा करना, वी कैन डू ऑल द थिंग, ताकि हमारी जो इमेज है वो हमारा डाटे को बेस्ट रिप्रेजेंट कर सके। यहाँ पर एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूँ कि वी आर नॉट जनरेटिंग इमेज फॉर फन सेक, वी आर जनरेटिंग इमेज टू आंसर अ बायोलॉजिकल क्वेश्चन।
वी आर जनरेटिंग डेटा टू आंसर अ बायोलॉजिकल क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो उसके लिए जितनी अच्छी आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर क्लियरली आप आंसर कर सकते हो। दैट्स अ टास्क ऑफ अ मैथमेटिशियन। हम डाटा को इस तरह से अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि डाटा में से इंफॉर्मेशन सीधी निकल के आए बाहर, और इंफॉर्मेशन से वी कैन जनरेट द नॉलेज। इसी तरह से वी हैव मोर वन मोर ट्री आई वांट टू शो यू अनदर ट्री। अपनी स्क्रीन शेयर करें प्लीज। ओके ओके, सॉरी सॉरी, आई थिंक मुझे मैम की स्क्रीन थी, उसके बाद मैंने अपनी स्क्रीन शेयर नहीं की। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, तो बेटा मैं दोबारा उस फिगर पे जाऊंगा कि हाउ वी कैन जनरेट अ ट्री। तो ये ट्री है हमारा, ये नॉर्मल फॉर्म में था हमारा ट्री। ये ट्री हमारा है जो हमने जनरेट किया है। तो वो ट्री बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटीन्स है जो आपस में ये जो क्लब्ड हैं, दे आर मोर क्लोजर टू ईच अदर इन एवोल्यूशन। ये वाले आपस में क्लोजर हैं। तो इस तरह का हमारे पास ट्री बनता है। और इस ट्री को वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट, जैसे मैं कह रहा था कि हमारा एज अ बायोमेट्रिशियन ये ड्यूटी बनती है कि जो डाटा है उसको हम अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकें, ताकि डाटा में से व्हाट वी आर ट्राइंग टू आंसर जो क्वेश्चन अच्छी तरह से नजर आ सके। तो दिस सर्कुलर फॉर्म में उसी डाटा को मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो और क्लियरली ये पता लग रहा है कि कौन कौन से ज्यादा क्लोज हैं, कौन कौन से कम क्लोज हैं एवोल्यूशन में, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। दिस अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। This is one study which we are working on, and this is another tree which has been मैं आपको अभी एक और ट्री दिखा रहा हूँ बेटा। This work has already been, और ज़्यादा sophisticated ट्री है। This work has already been published in Plant Gene Journal, हमारा जो काम था। तो ये देखो ट्री में हमने कलर किया है। कलर का मतलब है कि जो डिफरेंट प्रोटीन से हमारे पास एक फैमिली प्रोटीन की वीट में से हमने ढूंढी थी और उसको रिप्रेजेंट किया है। तो 91 प्रोटीन्स का जो फैमिली है पूरी हमने उनकी एवोल्यूशन दिखाई थी, और दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम इस कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू वी कैन आल्सो डिपिक्ट कि ये जो रेड कलर है, दे आर दो इस फैमिली 91 में से वो प्रोटीन जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो ग्रीन वाले हैं, दे आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो दे आर द कलर कॉम्बिनेशन विच वी आर हैविंग डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन। जो व्हाइट वाले हैं दे आर इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, और जो येलो वाले हैं दे आर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सो ऑन वी हैव जनरेटेड डिफरेंट कलर। सो दैट्स व्हाई यू कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल इमेज। जो इमेज दिखने में भी अच्छी हैं लेकिन दे कन्वे अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पीपल, और इसीलिए दे आर वेरी वेल एक्सेप्टेड इन फॉर पब्लिकेशन इन वेरी हाई रिप्यूट जर्नल्स। सो इस तरह से वी कैन जनरेट अ phylogenetic tree। तो ये आपको हमने अभी तक जो डाटा दिखाया, that is a data about, to generate these trees? yeah Sir, which tools did you use to generate these yeah trees? I am coming on that. This is called the interactive tree of life. So this is a freely available, और I think it's a very good question। एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स की पता मैं और आपको बड़ी अच्छी एडवांटेज बताता हूँ। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डाटा तो सारा फ्री है। जितना डाटा आप NCBI से ले लो, आप EBI से ले लो, अभी आपको मैंने PDB डाटा बेस करवाना है, प्रोटीन डाटा बैंक, जहां पर हम 3 डायमेंशनल डाटा की बात करेंगे। सारा डाटा फ्री है। You only need to have a computer at your home, that's all। और ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ जो IT वाला, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। मैम ने अभी ClustalW यूज किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मैं आपके पास पाइमोल यूज करूंगा, अभी आपको PDB डाटाबेस। तो मोस्ट ऑफ द टूल्स अनलेस अनटिल कि आप कमर्शियल को काम कर रहे हो, ठीक है, उसको छोड़ के जो भी एकेडमिक पर्पस के लिए जो भी बेस्ट काम आप करना चाहते हो, चाहे आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की बात कर लो, चाहे आप यू वांट टू स्टडी द प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन DNA इंटरेक्शन, प्रोटीन ड्रग इंटरेक्शन, डॉकिंग जिसको बोलते हैं, ड्रग डिस्कवरी पे काम करना चाहते हो, ये सारे चीजों के लिए सॉफ्टवेयर आपके पास फ्रीली अवेलेबल है। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो अभी जितने भी हमने टूल किए हैं पूर्णिमा मैम से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से, प्लीज उनको एक बार जाकर वो डाटाबेसेस खोलें। अगर आप डाटाबेसेस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको नंबर दूंगा अपना लास्ट में मैम का, पूर्णिमा का, और यू कैन शेयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। तो आप उनको स्टडी करो, खुद उनके साथ प्ले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कुछ नहीं लगेगा, एंड यू विल एंजॉय सीइंग द डाटा। अभी तक आपने देखा होगा कि DNA सीक्वेंस होता है प्रोटीन, आज हमने आपको दिखाया। अभी मैं जो अगला एक्सपेरिमेंट करने चाह रहा हूँ उसमें आपको हम दिखाएंगे कि जो मैं बार बार बात कर रहा था कि म्यूटेशन होती है जी P53 में, बड़े इंपॉर्टेंट रीजन में, वो कैसे दिखती, P53 कैसा दिखता है, वो DNA के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। वो थोड़ी देर में विद इन 5-10 मिनट्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द 3D विजुअलाइजेशन ऑफ
that. So इस तरह से being a bioinformatician हम डाटा को सर्च करते हैं, सीखते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे हमने स्पेसिफिकली डाटा सर्च करना है फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, कैसे उस डाटा को एनालाइज करना है, और एनालिसिस के बाद कैसे उसकी जो रिप्रेजेंटेशन करनी है, दिस वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट द डाटा. तो जैसे हम पब्लिकेशन क्वालिटी देते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का कंसल्टेंसी देते हैं, बहुत सारे लोगों को हमारे स्टूडेंट्स देते हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स देते हैं. तो वी आर एक्सपर्ट इन डूइंग ऑल दिस थिंग एंड वी मेक आवर स्टूडेंट आल्सो एक्सपर्ट इन डूइंग ऑल दिस थिंग. तो इसलिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम इंटर्नशिप्स लगाते हैं, उनके जो मेजर प्रोजेक्ट होता है दे आर उनको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं ताकि वो इन सभी चीजों को अपने हाथ से सीखें, ताकि जहां भी वो जॉब्स के लिए जाएं, जहां भी रिसर्च के लिए जाएं, तो दे विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम. ओके, सो मैं इससे आगे थोड़ा सा बेटा जाता हूँ अभी, कि हमने अभी तक बात की टू डिमेंशनल डाटा की. नाउ लेट अस मूव टू अनदर इंपॉर्टेंट डाटा व्हिच इज कॉल्ड द थ्री डिमेंशनल डाटा. थ्री डिमेंशनल डाटा इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर. तो उसके लिए जैसे हमारे पास टू डिमेंशनल वन डिमेंशनल डाटा या सिंपल सीक्वेंस डाटा के लिए वी हैव NCBI, we have European Bioinformatics Institute, we have DNA Data Bank of Japan and lots of different databases. तो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल डाटा का मतलब है नॉर्मली बेटा हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर दो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनको यूज करके हम स्ट्रक्चरल डाटा जनरेट करते हैं. थोड़ा सा शायद आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक होता है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एंड सेकंड इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको NMR बोलते हैं. तो उनसे हम ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि इनको वी कांट इवन सी विद अ माइक्रोस्कोप, तो इनके लिए हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं. हम एक्सरे में हम क्रिस्टल बनाते हैं प्रोटीन को प्यूरिफाई करते हैं, लैब में क्लोन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करने के बाद उसका क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल बनाने के बाद उसको एक्सरे से बम्बार्ड करते हैं. जब एक्सरे से इमेज आती है, उस इमेज को एनालाइज करते हैं. दैट्स आल्सो अ टास्क ऑफ अ बायोमेटिशियन या कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट. और उसके बाद सर आवाज बंद हो गई. पूर्णिमा मैम कवर अप करिएगा, आवाज शायद बंद हुई है. हेलो, इसी तरह से जो स्ट्रक्चरल मेरी आवाज आ रही है विदु? हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है सर. आई थिंक देयर वाज अ डिस्टर्बेंस इन बिटवीन. तो इसी तरह से वी ट्राई टू जनरेट द डेटा. तो जो स्ट्रक्चर बायोलॉजी का लोग काम करते हैं, जो थ्री डिमेंशनल डेटा जनरेट करते हैं, वेदर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, वेदर NMR, वेदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और अदर डिफरेंट मेथड्स, तो उन सारे डाटा को डिपॉजिट करने के लिए वी हैव अ डेटा बैंक जिसको बोलते हैं प्रोटीन डेटा बैंक. तो इसका नाम प्रोटीन डेटा बैंक है, लेकिन इसमें अकेले प्रोटीन का नहीं बल्कि सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स का डाटा, जैसे इसका नाम भी है बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर डाटाबेस. तो इस आज की डेट में 1,64,840 डिफरेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर इस डाटाबेस में अवेलेबल है PDB में. तो यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन नहीं, प्रोटीन, DNA, RNA, ठीक है, प्रोटीन और DNA का कॉम्प्लेक्सेस, RNA DNA के कॉम्प्लेक्सेस, और भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, प्रोटीन के ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्सेस, DNA के ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्सेस, तो सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डाटा. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स आज डेट में इतनी पावरफुल हो चुकी है बेटा कि हम सीक्वेंस अगर पता हो तो हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर PDB में मॉडल स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होते, यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं. तो इसका अगर आप पेज देखोगे, दिस आर ब्यूटीफुल, आई लव दिस पर्टिकुलर साइट बिकॉज यहाँ पर एक बड़ी अच्छी होती है कि मॉलिक्यूल ऑफ द मंथ आता है. जैसे आज आप प्लीज गो थ्रू दिस साइट pdbrcsp.org. जो सार्स कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है जो एक्चुअल में इंटरेक्शन करता है ह्यूमन के साथ हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए. तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द मंथ. इस तरह हर मंथ ये कोई ना कोई मॉलिक्यूल फीचर करते हैं जिसको आप और स्टडी कर सकते हो. यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड स्टडी. तो यहाँ पर वी कैन इन PDB we can search for different database. जैसे हमने NCBI पे सर्च किया था, we can search for different database. मान लो you want to work for P53, so you can search for the P53 कीवर्ड. P53 प्रोटीन को सर्च कर सकते हो. आप हीमोग्लोबिन पे काम करना चाहते हो, you can search for हीमोग्लोबिन. तो ये PDB आपको डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स आपको देता है. These are the different structures of P53. को P53 अकेला है, को P53 DNA के साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ, स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ में. तो एक स्ट्रक्चर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है उसका ID, जैसे ID होता है 1AI1. मैम ने बात की थी सेशन नंबर होता है.
मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आईडी होता है। तो एक चीज बेटा आप याद रखो, हर डाटाबेस में जो भी एंट्री होती है ना उसका यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ताकि उस एंट्री को स्पेसिफिकली मेंटेन किया जा सके, उस एंट्री को स्पेसिफिक सर्च किया जा सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात होती है। जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार का डाटाबेस है, तो आपका आधार, हर बंदे का आधार यूनिक है, नंबर यूनिक है। तो आपके बारे में आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आधार की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम आपका आईडी डालेंगे, तो यू कैन रिट्रीव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इसी तरह मेरा आधार का कार्ड है, इसी तरह से लोगों का पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, बैंक का अकाउंट नंबर होता है, आपका मोबाइल नंबर यूनिक है। सो दिस इज, हर डाटाबेस में हर चीज, हर जो एंट्री होती है उसका यूनिक आईडी होता है, उसको हम सेशन नंबर बोलते हैं, उसको हम आईडी बोलते हैं। तो पीडीबी में जो डाटाबेस होता है, दे हैव अ आईडी कॉल्ड पीडीबी आईडी। 4 लेटर कोड होता है, 1AI1 जैसे कोड है। इसी तरह से एक P53 की वर्जन है जिसकी डीएनए के साथ इंटरेक्शन शो किया है, ब्यूटीफुल पेपर, उसका नाम है 1TSR। यहाँ पर मैं लिखूंगा 1TSR, तो 1TSR यहाँ पर आपका सर्च में आ जाएगा। तो 1TSR P53 कोड डोमेन विच कॉम्प्लेक्स विद डीएनए, जैसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जो डीएनए के साथ कॉम्प्लेक्स। ये इधर साइड पे आपका डीएनए नजर आ रहा है, इस साइड पे आपका P53 है। हम इसको और स्टडी करेंगे, मैं आप इसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज एक्सरसाइज विच वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो ये पीडीबी में इस तरह से आप अपना मटेरियल, तो आज की जो एक्सरसाइज है उसके लिए रॉ मटेरियल मेरा है 1TSR। तो 1TSR को अगर आप थोड़ा सा पीडीबी में स्क्रॉल नीचे करोगे तो ये बताएगा कि जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ P53 ट्यूमर सप्रेसर डीएनए, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि P53 का जो रोल है, दैट्स अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, इट सप्रेसेस द कैंसर सेल्स, बट समटाइम्स सम म्यूटेशंस अकर, और कैंसर से इसके सेल की जो इसको बचाने की पावर है वो खत्म हो जाती है, तो कैंसर स्प्रेड हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ कैंसर। और बहुत सारे कैंसर में, मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर में there are some mutations in the P53 which are particular for the spread of that cancer. तो in understanding that tumorigenic mutations, तो उन्होंने बताया, तो they have also in paper, you can read this paper, you can, इसको मैं प्लस को एक्सपैंड करूंगा तो और आ जाती है। तो इस पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि there is a region 192 से 292 तक का रीजन है जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करता है। प्रोटीन बहुत बड़ा है P53, और उसका जो डोमेन है उन्होंने निकाला है, वो डोमेन जो डीएनए के साथ, इसमें भी पर्टिकुलर रेडियूज हैं, हम थोड़ी देर में हाईलाइट करेंगे कि वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उन रेडियो में म्यूटेशन की वजह से उनकी डीएनए के साथ इंटरेक्शन जो है, मैंने आपको कहा कि डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखता है ट्यूमरस बनने से, ट्यूमरस बनने से, म्यूटेशन होने से। तो ये इंटरेक्शन इसकी खत्म हो जाती है डीएनए के साथ, और क्या होता है कि वो जो पार्ट है डीएनए का एक्सपोज हो जाता है, वहां पर म्यूटेशन हो जाती है, एंड दैट वो मतलब जो डीएनए के कंट्रोल्ड जो ग्रोथ है, जिसको कंट्रोल करके रखता है, वो अनकंट्रोल फेज में चेंज हो जाता है। तो आपका अनकंट्रोल ग्रोथ को ही हम कैंसर बोलते हैं, और दैट लेड्स टू। तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि हाउ इट वर्क, लेकिन उससे पहले लेट अस गो टू द, ये अगर आप इस पीडीबी साइट को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। ये रेड वाले बता रहे हैं कि अल्फा हेलिसेस कौन सी हैं, ये बता रहे हैं जो आपके लाइट ब्राउन ग्रीन कलर है कि ये बीटा शीट्स कौन सी, बीच में जो ग्रे है, दे आर द लूप्स कनेक्टिंग टू रीजंस ऑफ द। तो दिस यू कैन गो थ्रू दिस साइट इन मोर डिटेल। आपकी लेवल पे मैं बहुत ज्यादा अभी आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन पीडीबी में एक्चुअल में होता क्या है, जो पीडीबी डाटा में हमारे पास, जो 3 डायमेंशनल डाटा में हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, प्रोटीन आपको पता है अमीनो एसिड्स का बना होता है, तो अमीनो एसिड इन टर्न दे आर मेड ऑफ सम एटम। तो हर एटम की जो XYZ क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दिस जो डाटा। तो यू कैन यहाँ पर डाउनलोड पे जाके फास्ट, अगर आपको सीक्वेंस के साथ काम करना है तो यू कैन डाउनलोड द फास्टर सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोटीन, और अगर आपने स्ट्रक्चर के साथ काम करना है तो यू कैन गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोटीन इन पीडीबी फॉर्मेट। अब पीडीबी सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें XYZ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू फॉर मेनी मच डिटेल अबाउट दिस स्ट्रक्चर, लेकिन मैं काम करूंगा जस्ट टू एक्साइट यू कि हम कैसे स्ट्रक्चर बायोलॉजी में काम करते हैं, हाउ वी कैन डू सम एनालिसिस एट अ 3 डायमेंशनल लेवल। मैं आपको यही स्ट्रक्चर को में एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पाईमोल, और इससे पहले कि पाईमोल को यूज करूं तो मैं आपको बता दूं कि पाईमोल जो है एजुकेशन के लिए बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। pymol.org पे आप जाओगे साइट पे, एंड यू कैन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। आपने सिंपल, मैं साइट खोल के आपको दिखा देता हूँ, आपने साइट पे जाके जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ पर आपके पास है,
तो यू कैन हैव अ लाइसेंस, लाइसेंस आपको लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन डाउनलोड, यहाँ पर डाउनलोड नाउ करोगे तो ये आपसे पूछेगा। एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मींस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जितना मर्जी इसको डाउनलोड करके यूज करो, इस पे काम करो। तो मेरे पास ऑलरेडी दिखता कैसा है पाइमोल, तो लेट मी क्विकली शो यू पाइमोल, और उस पे हम थोड़ा सा काम करेंगे आज। तो पाइमोल यहाँ पर मैं शो करूंगा आपको। सो दिस इज अ पाइमोल सॉफ्टवेयर विच आई एम ट्राइंग टू डिस्प्ले। इसके बेसिकली आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका ग्राफिकल पार्ट होता है, ये वाला ब्लैक वाला जो नजर आ रहा है, इस पे आपके मॉलिक्यूल जो जैसे बनेगा आपको दिखेगा, और दूसरा पार्ट होता है ये वाला एडिटिंग पार्ट होता है, जिससे आप मेन्यू होता है, फाइल को आप स्टडी कर सकते हो, आप फाइल को इस पे कमांड लाइन पे काम कर सकते हो। You can do this. So this is what I am going to demonstrate right now in another 10-15 minutes, और उसके बाद we will take some queries. So this is the structure. तो मैंने already यहाँ अपने फोल्डर में आपको बता दूं कि 1tsr.pdb डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आप जब भी आप जिस pdb साइट पे जाके यहाँ पर इसको डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड फाइल में pdb, तो ये pdb फॉर्मेट में आपका रॉ मटेरियल जो आपका स्ट्रक्चर है वो डाउनलोड होके अपने सिस्टम पे सेव हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, सिंपली ये पाइमोल जब खुला होगा तो पाइमोल में आपने उस फाइल को आपने यहाँ पर क्या करना, ओपन कर लेना है। सो आई विल ओपन दिस फाइल फ्रॉम माय कंप्यूटर, फ्रॉम द मेन्यू ऑफ माय कंप्यूटर, और मेरे पास दिस हैज ऑलरेडी बीन देयर इन द ऑनलाइन वर्कशॉप डाटा 1tsr.pdb। तो मैं 1tsr.pdb को यहाँ पर सर्च करूंगा। सो यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इज बीइंग डिस्प्लेड। आप इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको जूम इन कर सकते हो, आप जूम आउट कर सकते हो, यू कैन डू द स्ट्रक्चर। लेकिन अगर अभी आपको ये सारा स्ट्रक्चर एक जैसा लग रहा है, आपको बहुत सारा डिफरेंस नहीं आपको लग रहा होगा कि ये कैसा, कि स्टिक्स से स्टिक्स नजर आ रहे हैं, तो जो स्टिक्स फॉर्म में आपका स्ट्रक्चर है, इसको और भी तरीके से देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता दूं। यू कैन शो दिस स्ट्रक्चर, स्टिक्स में है, आप इसको लाइंस में शो कर सकते हो, आप इसको सॉरी लाइंस में था, स्टिक में शो कर सकते हो, आप इसको कार्टून्स में शो कर सकते हो, रिबन्स में शो कर सकते हो। मैं यहाँ पर हाइड करूंगा, स्टिक्स को हाइड करूंगा, लाइंस को हाइड करूंगा, तो आपको रिबन्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। और इवन आप इस स्ट्रक्चर को शो कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ कार्टून्स। या दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ कार्टून। अब आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर नजर आएगा, लेकिन मैं आपको जो आपको अभी दिखाना चाहता हूँ उससे ये बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो मैं थोड़ा जो काम कर रहा हूँ कमांड लाइन पे होगा, तो मैं साथ साथ में कमांड्स दूंगा, एंड साथ साथ में आप हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये कैसे ग्रो करता है स्ट्रक्चर। सो कैसे इस इंफॉर्मेशन जो कि अभी क्लियर नहीं है, अच्छा नहीं दिख रहा, इसको हम कैसे क्लियरली देख सकते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट कैसे क्लियरली देख सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर। तो मान लो कि ये मेरा कैनवस है जिसमें एक मैं पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। सो दैट्स व्हाट, पहले मैं क्या करूंगा, कैनवस को पूरा साफ करूंगा। तो मैं सिंपल सी कमांड चलाऊंगा, हाइड एवरीथिंग। अब देखोगे ये बिल्कुल स्क्रीन जो ब्लैक हो जाएगी, नथिंग इज देयर इन। अब मैं धीरे धीरे अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करने की कोशिश करूंगा। तो एक छोटी सी बात बता दूं, इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी चेन्स है, जैसे डीएनए है। तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड होते हैं, हर स्ट्रैंड पीडीबी में वो ई एंड एफ चेन्स हैं, और इसमें जो प्रोटीन है, मेन प्रोटीन है, वो बी चेन की फॉर्म में शो किया हुआ है। तो हम तीनों के साथ प्ले करेंगे। तो मैं क्या कर, लेट मी शो different things here. So show sticks में कमांड दूंगा, show sticks chain E। तो मेरी चेन ई यहाँ पर आप देखोगे चेन ई नजर आ गई है। हैव यू फाउंड इट? सो चेन ई डीएनए का एक स्टैंड है जो मेरे पास नजर आ रहा है, दैट इज। मैं इसको और करूंगा, मैं थोड़ा सा काम करूंगा, मैं कहूंगा कलर रेड चेन ई। तो आप देखोगे चेन ई का कलर जो है रेड हो जाएगा। सो दिस नाउ लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आई लाइक दिस कलर, यू माइट ऑल्सो लाइक दिस कलर। तो ये ब्यूटीफुल नजर आ रहा है। इसी तरह से मैं इस कमांड को रिपीट करूंगा, दोनों कमांड्स को, फॉर चेन एफ ऑल्सो। तो मैं चेन एफ को भी स्टिक की फॉर्म में दे, दूसरा स्टैंड डीएनए का मेरा नजर आ गया, और चेन एफ को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे रहा हूँ। कलर की बात करूं तो मैं कलर येलो कलर दे लेते हैं हम इसको, चेन है। तो नाउ यू कैन सी द चेन
इन येलो करो तो आप देखो दोनों चेन ए ई और एफ जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है जिसके साथ मैंने प्रोटीन की इंटरेक्शन शो करनी है, दे आर नाउ शोन इन द इन येलो एंड रेड। नाउ दे लुक्स ब्यूटीफुल। पता लग रहा है कि येलो वाला डीएनए का एक स्ट्रैंड है और रेड वाला डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। सो दिस इज व्हाट वी कैन, दिस इज हाउ वी कैन ग्रो द इमेज फॉर अ पब्लिकेशन क्वालिटी। अब मैं दूसरी और जाऊंगा, लेट मी ट्राई टू गो फॉर द चेन जो आपका प्रोटीन है। तो मैं चेन प्रोटीन को कार्टून्स की फॉर्म में शो करूंगा, शो कार्टून चेन बी इज अ प्रोटीन जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो चेन बी को मैं कार्टून की फॉर्म में करूंगा। तो नाउ यू विल सी ये कार्टून है, ये किसी ने शायद कोई क्लिक कर दिया, बट दिस इज अ कार्टून फॉर्म। ये ग्रीन वाला कार्टून है, इसको मैं कलर कर सकता हूँ। आई कैन फॉर एग्जांपल आई वांट टू कलर मैजेंटा चेन बी, तो आपकी जो चेन बी है अब मैजेंटा कलर में हो गया, ये और भी अच्छा लग रहा है स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर बिल्कुल स्टोरी हमारी क्लियर हो रही है कि ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, एक येलो एक रेड कलर में, और उनके साथ जो प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहा है दैट इज द मैजेंटा कलर। अब इफ यू गो थ्रू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पेपर, जो मैंने कहा था कि ये म्यूटेशंस में, इस पेपर में उन्होंने बताया कि जो रीजन है 102 से लेके 292 तक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिसको हम म्यूटेशनल हॉटस्पॉट बोलते हैं, जिनमें म्यूटेशंस का चांस रहता है और म्यूटेशन की वजह से इसकी इंटरेक्शन खराब होती है। लेट अस ट्राई टू हाईलाइट उस म्यूटेशन हॉटस्पॉट में कुछ रेसिड्यूज को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके उसको हाईलाइट करने की कोशिश करें। तो मैं इसके लिए सिंपल कमांड यूज करूंगा एक म्यूटेशनल हॉटस्पॉट को करने के लिए। सिलेक्ट हॉटस्पॉट नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया है और उसमें मैं रेजी 175 प्लस 245 प्लस 248। और आपको लग रहा है कि सर ये रेसिड्यू कैसे, ये बेटा जब आप स्टडी करते हो पेपर्स की, जैसे ये पेपर है जिसमें उन्होंने पब्लिश किया है कि कैसे कैसे कौन कौन से रेसिड्यू इंटरेक्ट करते हैं, तो इसमें आपको डिटेल मिलती है। आपको थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ना पड़ता है तभी आप बायोलॉजी साइंस कर सकते हो। तो इन रेसिड्यूज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो 5 रेसिड्यूज हैं, रेसिड्यू नंबर 175, 245, 248, 249, 273। आपके किसी प्रोटीन में कोई और रेसिड्यू भी हो सकती हैं, तो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्रोटीन। तो इसको मैंने सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर डॉट्स बन गए, ठीक है। और एक मैं और थोड़ा सा काम करूंगा, मैं इसको पहले डीसेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक थोड़ी सी कमांड यहाँ पर डिफरेंट हो गई। लेट मी रिवाइव। तो मैं करूंगा तो सही है, लेकिन मैं चेन बी में करूंगा। इन चेन बी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आईडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो चेन बी जो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, इस चेन बी की ये वाली रेडियो उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ इन 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 रेडियोस का सिलेक्शन हॉटस्पॉट जो है डिफाइन हो चुका है। अब मैं इनको कर रहा हूँ, अब इनको मैं ये जो रेडियोस मैंने अभी आपको दिखाई है, लेट मी go through a command right now, just face for a minute, wait for a minute। तो इनको मैं स्फीयर्स की फॉर्म में कर रहा हूँ, शो स्फीयर्स अब वेरिएबल, इसको मैं सब रेडियो को कंबाइन करके एक वेरिएबल हॉटस्पॉट का नाम दे दिया था ताकि उसको जब भी मैं रेफर करूं तो आई कैन रेफर इट इजीली। तो शो स्फीयर्स हॉटस्पॉट, तो आप देखोगे सो दिस स्फीयर्स आर नाउ, ये स्फीयर वाला एरिया मेरे पास आ गया है। अब इनको मैं कलर भी कर सकता हूँ, मान लो कलर व्हाइट या ब्लू, कलर ब्लू हॉटस्पॉट। सो ये मेरे रेडियोज हैं, इनको मैंने ब्लू कलर कर दिया है। लेट मी डीसेलेक्ट ऑल द थिंग्स हियर। तो नाउ यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो ये आपका स्ट्रक्चर है जो मैंने क्या आपको बोला था, जैसे मैंने, तो ये डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं और ये प्रोटीन है आपका, उस प्रोटीन में से ये वाले रेडियोज हैं विच आर इंटरेक्टिंग विद द डीएनए। आप देखो डीएनए के में ये जो ग्रूव्स होती है जिसको मेजर और माइनर ग्रूव्स बोलते हैं, तो ये वाले रेडियोज हैं विच आर एक्टिव इन दिस, दे आर इंटरेक्ट विद द डीएनए इन दिस ग्रूव्स। सो दिस इज हाउ वी कैन डिस्प्ले। आप इस इमेज को यू कैन सेव दिस इमेज, यू कैन राइट, अब जिस फॉर्मेट को जिस डायरेक्शन में आप इसको पहले रोटेट करके यू कैन सेव दिस इमेज। मान लो ये वाली डायरेक्शन मुझे अच्छी लगती है
तो इस डायरेक्शन में आप इमेज को यू कैन सेव ऑन योर कंप्यूटर फाइल, सेव इमेज एज PNG। तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर पे। So this is how we can store the things on the computer. तो ये इस तरह से मैं पब्लिकेशन क्वालिटीज बेटा इमेजेस को और मैं थोड़ा रिफाइन कर सकता हूँ, बस फॉर टेकिंग द टाइम कंस्ट्रेंट मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। तो ये इमेज है हमने जनरेट की है, एक मैंने जनरेट करके आपके लिए ऑलरेडी रखी थी, अभी वाली भी जनरेट की है। तो दिस इमेज कैन बी ओपन विद एनी मॉलिक्यूल एनी इमेज वेयर एंड यू कैन सी दिस इमेज लाइव। तो ये आपकी इमेज है, तो जिस इमेज को आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो। और ये देखो इमेज बड़ा क्लियरली बता रही है कि कैसे डीएनए के साथ ये जो रेड्यूस है प्रोटीन, इस प्रोटीन के P53 के दे आर इंटरेक्टिंग एंड इस इनमें जो म्यूटेशन आप और डिफाइन कर सकते हो, कैसे म्यूटेशन की वजह से इंटरेक्शन में फिजिकली क्या डिफरेंस पड़ रहा है, दैट यू कैन always explain. So this is how we try to explain the journey from sequence to two-dimensional structure, phylogenetic tree and the structure, and that's what we try to explain you now. These things we routinely do in at the Department of Bioinformatics. So now at the last, I will take your question, but before taking your question, let me give a very brief presentation. Bioinformatics. So we our department is a PG Department of Bioinformatics. तो जो tagline हमारी है, nurturing biologists of the future. Yes, the bioinformatics is a new biology and it's very important today and in the future also. So we are nurturing the students for this field. And this is an interdisciplinary field. It works in conjunction with all the different disciplines. We work in conjunction with chemistry, collaboration with chemistry, mathematics, engineering, statistician, biologists, and after doing bioinformatics, you have a lot of different job opportunities. Like you can work as a bioinformatician, data curator, genomic data scientist, clinical data analyst. These are some of the job roles you have in various research and academia as well as private organizations. In HMV, we are offering MSc in bioinformatics. It's the only college in this Punjab except Chandigarh where we are offering this course, and this course is eligible for all the science students, whether they are from the medical science, engineering science, horticulture, agriculture science, medical, non-medical, biotech. All the students, only condition is they must have 50% marks in their lower degree, BSc or BTech. And at the bachelor level, we are offering BSc medical and non-medical with bioinformatics. This is an exciting combination of classical as well as the new spec. कुछ students होते हैं वो चाहते हैं कि bioinformatics भी पढ़नी है, हमने साथ में जो क्लासिकल सब्जेक्ट है पढ़ने हैं। तो जैसे मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री में बॉटनी या जोलॉजी में से एक सब्जेक्ट छोड़ के उसकी जगह बायोइन्फॉर्मेटिक्स ले सकते हैं। सिमिलरली जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज ये फील्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्टूडेंट्स की बड़ी डिमांड है इस फील्ड में। तो इसलिए हमारे पास मेडिकल वाले भी आते हैं, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो नॉन मेडिकल वाले फिजिक्स और मैथ में से एक सब्जेक्ट छोड़ के उसकी जगह बायोइन्फॉर्मेटिक्स ले सकते हैं। देयर इज आल्सो सम ऐड ऑन कोर्स फॉर सम स्टूडेंट जो कॉलेज से जा चुके हैं या और कॉलेजेस में से बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, या हमारे को स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह के, या जो प्योर मेडिकल नॉन मेडिकल के, दे आल्सो वांट टू स्टडी बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो उसके लिए भी हैव ऐड ऑन कोर्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। Then we have an excellent infrastructure. जो मैंने आपको जो सारी examples बताई live, so we do practice in our lab because हमारी lab well equipped है. We have a smart classroom, servers, powerful computers, और जो भी important software है, we are expert in handling all the softwares. So ये बहुत सारे list of software है, यहाँ पर red वाले software हैं which are commercial license में हमारे पास हैं. Means we give students the practice of using the open source free software as well as the commercial software, ताकि जब आप jobs में जाएं तो उनको दोनों की practice हो. And to create awareness of mathematics, we are pioneer in creating exciting opportunities in this entire region. बहुत सारी हम बड़ी-बड़ी international conference करवा चुके हैं in collaboration with the international giants, जिसमें INBIX International Conference of Bioinformatics, International Symposium of Bioinformatics, and और बहुत सारी conference है, और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट मशीन लर्निंग, चाहे मशीन लर्निंग की बात हो, चाहे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की बात हो, चाहे स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात हो, चाहे ड्रग डिजाइनिंग का एस्पेक्ट हो, तो वी कीप ऑन ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप इन दैट डिपार्टमेंट, ताकि हमारे स्टूडेंट की जो स्किल्स हैं वो अप टू डेट रहें।
स्टूडेंट्स हमारी जो एक रेगुलर विजिट्स, एक्सटर्नल विजिट्स जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पार्ट है, एजुकेशनल विजिट्स हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, which we are regular in organizing these visits, and we have a collaboration with all the international agencies. इसी वजह से हमारे स्टूडेंट को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, एंड हमारे स्टूडेंट की जो इंटर्नशिप्स हैं और उनके जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, दे डू इन द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड. सो दिस इज द लेटेस्ट लैंडमार्क कि हमारे स्टूडेंट का पटियाला यूनिवर्सिटी मलेशिया में शी वाज सिलेक्टेड फॉर द मेजर सच प्रोजेक्ट्स. दिस वाज अ रियल लैंडमार्क. तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं इतनी जो हम ट्रेनिंग कराते हैं स्टूडेंट की, उसका जो रिजल्ट्स आते हैं, दे स्टूडेंट शाइन इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. और ये हमारी फिनोमिनल सक्सेस स्टोरीज है जो मैंने उस दिन भी आपको बताई थी कि ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं, रोमिका, निशा, मनीषा, ईशा, एंजल एंड और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे हैव बीन प्लेस्ड एट इंटरनेशनल लेवल. निशा हैज बीन एक्सेप्शनल इन गोइंग joining as a bioinformatician as Max Planck Germany. तो आप देख सकते हो बेटा कि हमारे स्टूडेंट का सक्सेस ग्रोथ कहाँ पर है. ये सक्सेस ग्रोथ आपको शायद और कहीं इतना सक्सेस ग्रोथ इतने बड़े नंबर में नहीं मिलेगा आपको. तो इंटरनेशनल नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी ये हमारे स्टूडेंट्स हैं. अंजलि ढल है जलंधर की, शी हैज बीन द स्टूडेंट ऑफ, अंजलि और तन्वी दोनों, they have been the students of BSc non-medical with bioinformatics. So they both are, one is doing PIT at Triple IIT New Delhi with Inspire Fellowship. Another is doing working as a bioinformatician in Qatar Cancer Genetics, Nasik. And these are other students. ये हमारी हरप्रीत और सुंदरा भी ये the Inspire Fellow who have made us pride by going through these national exams. So these are some of the publication of the department. It is possible also due to the faculty which has an international exposure, and they regularly go presenting their work and international conferences abroad. And these are important companies which are employer of different students of bioinformatics background. These are some of the initiated by the government of India. जैसे मैंने बायोटेक इंडस्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम उस दिन बताया था कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट आप स्टूडेंट MSc स्टूडेंट को प्लेस करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में फॉर 6 मंथ. उनकी सैलरी भी गवर्नमेंट ही देती है. तो वी आर सेपरेट DBT जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स. एंड एट द एंड आई थिंक आई एक्नॉलेज हमारा जो डिपार्टमेंट है आज की डेट में जिस पोजीशन पे है, we have received constant funding from UGC, Department of Science and Technology, DST SERV, and that's why we have a best infrastructure in this region, best of the faculty in this region, and we want to make students best use of all the infrastructure and grow. And at the end, I will thank for your patience and listening to us. We're open for any questions. I will stop my presentation screen share here. And if you have any questions, you can ask me right now. And even you can note our mobile number. This is a mobile number of mine as well as Purnima. You can note our mobile number for any queries related to bioinformatics or the courses we offer in this department. And one more announcement at the end. We are because this is a regular workshop series. So tomorrow we are going to have a workshop on the botany, on the topic of botany. So please join tomorrow also wholeheartedly. Thanks very much for sparing your time, and the house is open for questions. If you have any queries, you can ask me right now. Thank you, Purnima, thank you, Vidu. Thank you so much, sir. थैंक यू सर. सर चैट रूम में क्वेश्चंस दिखेंगे हमें. ओके, सो सर ये 11:41 में प्रेरणा ने लिखा हुआ है, सर एक वायरस का DNA कब टूटता है? कब टूटता है? टूटता है लिखा शायद. हाँ 11:41 पे ये सर आया हुआ है. आई थिंक वो सर कहना चाह रही होगी कि म्यूटेशंस कब होती हैं. बेटा म्यूटेशन जो है बेटा एक रेगुलर प्रोसेस है. आप देखो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड व्हिच इज वेरी डायनामिक इन नेचर, जहाँ पर चेंजेस होती रहती हैं. एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारे खाने पीने की आदतें चेंज हो रही है, ठीक है. तो वी आर आल्सो अंडर अ प्रेशर ऑफ कांस्टेंट म्यूटेशन. तो ये जो आज का ह्यूमन बॉडी है, ये पता नहीं कितने सालों से, सदियों से यहाँ पर कई तरह की चेंजेस हुई हैं, तो आज की डेट पे हम ऐसे हैं, ठीक है. तो इसी तरह म्यूटेशन हो रही हैं.
हमारा सिस्टम भी बड़ा बढ़िया बना हुआ है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब भी कोई इन्फेक्शन होती है तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक्सीलेंट, इतना जबरदस्त सिस्टम आपका बना हुआ है, मैं बता नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कांस्टेंट हर चीज कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रही है, वायरस भी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्या होता है कि कांस्टेंट इवॉल्व होने में जब आप अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं तो कई बार डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कई बार हमारा एक्सपोजर हो जाता है रेडिएशन के साथ, ठीक है, तो चेंजेस आ जाते हैं। कई जगह क्रॉसिंग इस तरह की हो जाती है बिटवीन द पॉपुलेशन की, वेरिएशन आ जाती है। तो उस वेरिएशन की वजह से देयर आर द म्यूटेशन, और म्यूटेशन जो होते हैं सारी म्यूटेशन खराब नहीं होती, कुछ म्यूटेशन जो अच्छी भी होती हैं उससे हमारा कैरेक्टर और इम्प्रूव होता है, लेकिन कुछ म्यूटेशन खराब होती हैं जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोरोना वायरस तो बहुत देर से है, कोरोना वायरस म्यूटेट भी हो रहा है, उसके बहुत सारे स्ट्रेन है, लेकिन ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 है इसमें चेंजेस इतनी ऐसी हैं कि विच हैज मेड दिस वायरस इनटू अ डेडली स्ट्रेन, जिसको हम काबू नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से वायरस, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये नहीं हम कह सकते कब टूट सकता है, कब टूटा है, वो जब वो चेंजेस, वो एनवायरनमेंट बनता है, वो कंडीशंस बनती है चेंज के लिए, वो चेंजेस हो जाती हैं, और अगर वो चेंजेस डिजास्टर हैं तो वो हमारे लिए भी डिजास्टर्स हो सकती हैं। दैट्स द क्वेश्चन। जी सर। सर शिवानी लिख रही हैं कि अगर हमें ये रिकॉर्डिंग मिल जाए तो ऑब्वियसली हम अपने कॉलेज की वेबसाइट पे यूट्यूब लिंक पे देते हैं। ये हाँ क्लैरिटी। बेटा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी बिल्कुल। आई थिंक ये हमारा पूरा सेशन हैंड्स ऑन था, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब इसको प्रैक्टिस करो, ये आपको एंजॉय करोगे। प्रैक्टिस करते टाइम आपको जो भी क्वेरी हो आप हमें लिख सकते हो। वायरस डाइड एट हायर टेम्परेचर, एक इसका था कि बेटा टेम्परेचर के साथ ना लोग कहते हैं, लेकिन वायरस का अभी तक टेम्परेचर के साथ साइंटिफिकली प्रूवन कोई भी अभी तक प्रमाण नहीं है कि हाई टेम्परेचर पे वायरस मरता है। ये स्पेकुलेशन थी जो कि मेरे ख्याल में अभी झूठ हो गई, क्योंकि वायरस तो और ज्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि साइंटिफिकली दिस वाज सम स्पेकुलेशन कि वायरस उस टेम्परेचर के साथ मर जाता है या टेम्परेचर के साथ खत्म, ऐसा अभी नहीं हो रहा, ठीक है। ये स्ट्रेन इतना खतरनाक है कि नहीं हो रहा, कुछ वायरस को फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल वायरस की जगह है उनके होस्ट को पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि डेंगू है, ज्यादा गर्मी में नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि डेंगू का होस्ट है मच्छर होता है, ठीक है, वो ही नहीं होता गर्मी में, तो डेंगू इसलिए नहीं फैलता। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। रेस्ट आर प्रेजेस सर। बाकी तो थैंक टीचर यू। पूर्णिमा मैम, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ जी, मेरी क्वेरी हाँ है। जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच ए इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू आपने मैम, आपके साथ थैंक यू। बेसिक से स्टार्ट करके पूर्णिमा मैम ने हमें जो ये इतना बढ़िया वाला वो डांसिंग मॉलिक्यूल जो थे, बड़ा मजा आया वो देखकर, और रियली मैंने आज सीखा भी है। मेरी ये क्वेरी है पूर्णिमा मैम, आपने जो भी ये जो था NCBI में जो पबमेड वगैरह यूज करना ये सिखाया, और जीन पैथ में, इसमें जो फॉर्मेट था जेनेटिक, जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस जो थे, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, उनके आगे एक नंबर आ रहा है 161, 121, ये क्या डेजिग्नेट करता है? वो नंबर था आपका, जैसे अमाइनो एसिड, अगर आप प्रोटीन सीक्वेंस खोलते हो तो वो नंबर शो करता है आपका, AA भी लिखा होगा साथ में, जैसे 121 AA, 153 AA, तो वो अमाइनो एसिड का नंबर था, प्रोटीन के अंदर कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। पर ये सेम नंबर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में भी आता है, और दोनों में सेम है, मतलब नहीं, अगर मैं ये बताता हूँ रमन फास्टा मैम। फॉर्मेट में नहीं होता। नहीं रमन मैम, ये जो जेनबैंक फॉर्मेट होता है ना, जब उसमें सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन शुरू होती है ना, तो वो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है 60 बेस पेयर एक लाइन में, ठीक है। ओके तो उसका मतलब है पहली लाइन जहां से स्टार्ट होती है ना, तो पहली लाइन होगी 1 से स्टार्ट, फर्स्ट से, तो जैसे 60 होते हैं, उसके आगे 61 आएगा नेक्स्ट लाइन में, उसके बाद 121 आएगा, तो इस तरह से आता है उसका। तो दैट्स अ फॉर्मेट। या ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट। एंड पूर्णिमा मैम प्लीज ये मुझे ब्लास्ट जरूर सिखाना, ठीक है। ये मेरी आगे अगर कभी कुछ और सर्च की तो ये बहुत 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 बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच हरप्रीत सर, थैंक यू पूर्णिमा डियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल फॉर joining, thanks students for joining this seminar. Thank you very much. We will soon meet again for any of your queries, and if you have any demand for the further session, we can also give the detailed sessions. Thank you very much. Thank you sir. End of the meeting. Thank you sir. Thank you very much sir. Please.